बांस के रूप में पुनर्जन्म अध्याय 301 खोए हुए पहाड़। पिछला अगला विषय सूची सेटिंग्स इस बात पर विलाप करते हुए कि ड्रेक को उस समय रेड शेडोज ने नहीं मारा था, बल्कि 4 पालौकिक लोगों ने मारा था जो रेड शेडोज से ज्यादा शक्तिशाली थे। लिन मिंग ने तुरंत 2000 किलोमीटर की सीमा के भीतर इन चारों का पता लगाया, इंसानों की एक बहुत ही आभा का स्थान। बहुत जल्दी लिन मिंग की सभी चीजों की आभा को फिर से बनाने की क्षमता के एहसास में अत्यंत मजबूत आभा के साथ 4 मानव अभिव्यक्तियां प्रकट हुईं। यह वे हैं, शक्तिशाली आभा वाले चारों लोग उसके पुराने परिचित हैं। बिंगचेंग में मूल 9th हेवन पैगोडा के जिंग यू, जेन गोडोंग, फी जून और चेंग यू को होना चाहिए था। और चेंग यू को छोड़कर जो 20 स्तर तक पहुंच गया, अन्य 3 इतने कम समय में एक असाधारण लोग बन गए हैं। मैं तो कुछ ही दिनों के लिए बाहर गया था, तो फिर ये लोग क्यों घुस आए? बहुत शानदार, लेकिन थोड़ा सोचने के बाद लिन मिंग को समझ आ गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका कारण उत्परिवर्ती जीवों का ज्वार है। इन 4 लोगों को उनके जाने के बाद शांगजिंग में आना चाहिए था, और फिर उन्होंने उत्परिवर्ती प्राणियों को शांगजिंग पर हमला करने से रोक दिया और वहां बहुत सारे उत्परिवर्ती प्राणियों को मार डाला, इस प्रकार स्तर को तोड़ दिया। संभावना, इस तरह की चीज मानव जाति के पास सबसे बड़ा हथियार है। और अब जिंगयू और अन्य लोगों ने एक बार फिर लिन मिंग को इस हथियार के भयानक हिस्से से अवगत कराया। वो शांगजिंग में एक दिशा में उत्परिवर्ती प्राणियों की लाशों को देखता है कि संख्या सैकड़ों हजारों तक पहुंच गई है, ये जानते हुए कि 4 असाधारण लोगों की क्रियाएं हैं। ये असाधारण लोग सचमुच बहुत मजबूत हैं। उनके लिए स्तर की सीमा को पार करना उतना ही आसान है जितना कि उनका अनुसरण करके उन्होंने इस तरह के महान उद्देश्य को आसानी से हासिल किया है। मुझे कहना होगा कि लिन मिंग भी इन असाधारण लोगों के लिए थोड़ी प्रशंसा महसूस करते हैं। लेकिन इस समय उसने महसूस किया कि केवल चेंग यू ही बीजिंग में था और अन्य 3 लोग आइस सिटी की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। तलाक, लगता है इसका उत्तर केवल यही है। चेंग यू को राजधानी शहर में उस व्यक्ति द्वारा मूर्ख बनाया जाना चाहिए था, आम लोगों के शिविर में शामिल होना चाहिए था और 9 स्वर्ग शिवालय में वापस लौटना चाहिए था। और अन्य 3 जो 3 एक क्लास पालौकिक हैं, तांग गुओ से बहुत दूर हैं और उस व्यक्ति के नियंत्रण से दूर हैं। हालांकि लिन मिंग लोगों के बारे में इतना अंधेरा नहीं सोचना चाहता था, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिंग यू, जेन गोडोंग और फी जून उस व्यक्ति की गारंटी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और उस व्यक्ति से सभी मानव जाति को एकजुट करने की उम्मीद नहीं करते थे। वे उत्परिवर्ती प्राणियों से एक साथ निपटना नहीं चाहते हैं और मानवता को उसके पूर्व गौरव को बहाल करना चाहते हैं। अन्यथा ये तीनों निश्चित रूप से चेंग यू की तरह शांगजिंग में ही रहेंगे। हालांकि यदि वे श्रेणी ए के अलौकिक प्राणी बन गए हैं और यदि वे वहां से चले जाना चाहते हैं, तो बीजिंग में रहने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ड्रैगन का वध करने वाला अंततः एक दुष्ट ड्रैगन बन जाएगा। यह एक रूढ़िबद्ध धारणा है जो अधिकतर लोगों में होगी। बहुत शक्तिशाली किस्म का, भले ही वर्तमान में दुश्मन हो, कुछ लोग बहुत ईर्ष्यालु होंगे। इसके अलावा ये शक्तिशाली पालौकिक लोग स्वयं भी महसूस करेंगे कि वे अब साधारण नहीं हैं, उन्हें अब दूसरों के आगे झुकना नहीं चाहिए तथा अब उन्हें कोई आदेश या सहायता नहीं मिलनी चाहिए। विकसित की जाने वाली अगली साजिश ये होनी चाहिए कि 9 स्वर्गों के शिवालय के पुनर्निर्माण के लिए चेंग यू की साधना करते समय वह 3 स्तर के अलौकिक प्राणियों के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई करेगा जो वहां से चले गए हैं। लिन मिंग वास्तव में इस स्थिति को उभरते देखना चाहता है। रेत जैसे मनुष्यों से निपटना एकजुट मनुष्यों से निपटने से कहीं बेहतर है। यदि नियति, साधारण लोग और ये असाधारण लोग अपने मतभेदों को सुलझा लें और अपने शत्रु उत्परिवर्ती प्राणियों से निपटने के लिए एक साथ मिलकर काम करें, तो हो सकता है कि जब वे असंख्य बांध सागर आत्मा क्षेत्र में हों तब उनका सफाया हो चुका हो। लेकिन मनुष्यों के लिए एक साथ मिलकर काम करना असंभव है। वे एक दूसरे को कभी समझ नहीं सकते, कभी जान नहीं सकते। उन्हें संकट की स्थिति में आम दुश्मन से निपटने के लिए सब कुछ एक तरफ रख देना चाहिए। मानव जाति का सपना शक्ति प्राप्त करना है और शक्ति भी मानव जाति की इच्छा है। लेकिन शक्ति और पूर्ण शक्ति से निगला हुआ मानव हृदय अंततः प्रतिशोध प्राप्त करेगा। दूसरों से अधिक शक्तिशाली है, दूसरों से आगे चलता है, दूसरों से ऊंचा चढ़ता है। प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, घृणा, मैं इन चीजों से चकित था। मनुष्य स्वयं द्वारा निर्मित अंधकार में निगल लिए जाएंगे और मर जाएंगे। व्यक्ति जो चाहता है वह सब कुछ नियंत्रित करने की इच्छा है। संक्षेप में, वह भाग्य से बहुत अलग नहीं है। हालांकि मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हमें सभी ताकतों को एकजुट करना चाहिए और असाधारण और साधारण लोगों के बीच अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि असाधारण लोग कितने उत्कृष्ट हैं और जो साधारण लोग अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, उन्होंने बहुत पीछे छोड़ दिया है। मेरे दिल में वह पालौकिक को सबसे खतरनाक दुश्मन भी मानता है। ये तो नियति है।
चाहे वह अपने हृदय में असाधारण के साथ कितना ही सहयोग करना चाहे, चाहे वह साझा शत्रु उत्परिवर्ती प्राणियों का कितना ही नाश करना चाहे, उसका मौलिक आंतरिक हृदय कभी भी असाधारण के साथ संगति नहीं करेगा। नहीं, वो इस बात से सहमत होगा कि असाधारण भी वही मानव प्राणी है। आभा पुनर्प्राप्ति के युग में शरीर के सभी पहलुओं में पालौकिक को मजबूत किया गया है और उनका अस्तित्व सामान्य लोगों के विभिन्न स्थानों को भी निचोड़ देगा। और वे लगभग उच्च शक्ति वाले हथियारों के बराबर हैं। उनका अस्तित्व दुश्मन को नष्ट कर सकता है, लेकिन खुद को भी घायल कर सकता है। परमाणु बम की तरह इसकी शक्ति काफी मजबूत है, लेकिन अगर यह अस्थिर है तो मनुष्य के पास इसे मिटाने का केवल एक ही रास्ता है। वास्तव में लिन मिंग को लगा कि यह समझ से परे नहीं था। आखिरकार आम लोगों के लिए पारलौकिक वास्तव में एक टाइम बम की तरह है। यदि कोई और भाग्य है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि तान के व्यक्ति को खून की उल्टी करनी होगी। चाहे कुछ भी हो, लिन मिंग अभी भी सोचता है कि उनके लिए अपने घोंसले में लड़ना अच्छा है। अन्यथा जिंग यू और 3A क्लास ट्रांसेंडेंट उस व्यक्ति को सौंप देंगे और 9 परत स्काई पैगोडा में वापस आ जाएंगे और फिर 3A क्लास वर्मिलियन बर्ड वैली स्पिरिट दायरे में परेशानी पैदा करेंगे और जो प्यारे अधीनस्थ वहां रहे वे संभवतः पूरी सेना का विनाश कर देंगे। फैटी के साथ एक एक करके मुकाबला करना ठीक रहेगा, लेकिन 3 प्रतिद्वंद्वी हैं और सभी मुश्किल हैं। इसके अलावा जैसा कि लिन मिंग ने समझा, उसे नहीं पता था कि इन 3 लोगों ने ए क्लास ट्रांसेंडेंट बनने पर नई क्षमताओं को जागृत किया था या नहीं, और बहुत कम जानकारी थी। जहां तक तान गुओ और बी और अन्य पालौकिक चेंग यू की बात है, लिन मिंग को लगता है कि इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब तक वे पागल नहीं हो जाते या शांगजिंग पर हमला करने के आदेशों का पालन नहीं करते, जिंग यू और उन तीनों को अभी भी बर्फ के शहर में रहना चाहिए। यदि हम उन्हें साफ कर देते हैं तो हमें लगभग यहीं पर भाग्य की बैठक का इंतजार करना होगा। आखिरकार इन 3A क्लास ट्रांसेंडेंट की तुलना में बेवलाई, जो डेस्टिनी सोसाइटी में भयानक हथियार बना सकती है, और एलेक्जेंड्रा, जो नहीं जानती कि वे कहाँ हैं, और पूरे महाद्वीप में ट्रांसेंडेंटल रिसर्च सेंटर हैं। बेशक इस यूरोपीय महाद्वीप पर मौजूद असंख्य पालौकिक लोग, साथ ही कृत्रिम पालौकिक लोग भी उसके निशाने पर हैं। ऐसा करते समय आप समुद्र पर एक अस्थायी हमला करने का प्रयास कर सकते हैं। चेतना की गति के साथ अनगिनत जड़ प्रणालियां भूमिगत रूप से फैलती हैं और यूरोप के सभी शहर, जब तक वे आभा परिरक्षण उपकरणों से सुसज्जित नहीं होते हैं, कसकर लिपटे हुए हैं। फिर अगला कदम अत्यंत शक्तिशाली आभा से प्रेरित होकर लिन मिंग ने विभिन्न शहरों के अंतर्गत विभिन्न पालौकिक अनुसंधान केंद्रों को तुरंत बंद कर दिया, साथ ही उन पालौकिक और कृत्रिम पालौकिक लोगों को भी बंद कर दिया जो सक्रिय नहीं थे। आगे चीजें बहुत सरल हैं। अनगिनत काले स्थानों ने क्षण भर में ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर के साथ साथ हजारों ट्रांसेंडेंट और कृत्रिम ट्रांसेंडेंट को भी निगल लिया। डिंग तुम सिस्टम की ध्वनि लिन मिंग के कानों में निर्बाध रूप से गूंजने लगी, और साथ ही उसने उसे सूचित किया कि यूरोपीय महाद्वीप पर इन पालौकिक लोगों की जीवन की आग भी लगातार बुझ रही थी। बेशक प्रत्येक शहर में स्थित ट्रांसेंडेंट रिसर्च सेंटर भी स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से एक छाया स्थान द्वारा निगल लिया जाता है, जिस पर लगातार अंधेरे तत्वों द्वारा हमला किया जाता है। इसे खत्म करने के बाद लिन मिंग ने अप्रत्याशित रूप से पाया कि विशेषता पैनल पर उसका स्तर क्षेत्र पहले से ही चौथे और तीसरे स्तर पर पहुंच गया था। ऐसा लगता है कि इस बार मैंने सचमुच अपनी आभा नहीं खोई। बेशक विकास बिंदु भी लगातार बढ़ रहा है। मुझे नहीं पता कि यह एक भ्रम है या नहीं। लिन मिंग को लगा कि इस अर्शान आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा है। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ की चोटी बहुत प्रबल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी हुई है तथा वह हर समय वहां संघनित रहती है। इसकी तुलना में लिन मिंग की वर्तमान जगह की आभा बहुत खराब है। क्या कोई आत्मिक पत्थर है? लिन मिंग की पहली प्रतिक्रिया थी लिंगशी। ये 10,000 बांस सागर आत्मा क्षेत्र की तरह है, छोटी झील में जो आर्मस्ट्रॉन्ग गोल आर्मस्ट्रॉन्ग तोप की तरह दिखती है, जो पूरे आत्मा क्षेत्र की लगभग सभी आभा को इकट्ठा करती है। वहां बहुत सारे आत्मा पत्थर हैं। लिंगशी ने भूमिगत लिंगहे और लिंगहू का निर्माण किया और वानजुहाई क्षेत्र को उन कुछ स्थानों में से एक बनाया जहां आभा संघनित होती है। वानजुहाई आत्मा क्षेत्र के अनुभव के अनुसार क्या अल्शान पर्वत आत्मा क्षेत्र के शिखर क्षेत्र में भी बहुत सारे आत्मा पत्थर हैं? लिन मिंग को लगा कि उसका दिल उसके कार्यों से भी बदतर है। धुंध की तरह घनीभूत हो रही आभा को देखते हुए लिन मिंग की बांस की जड़ें भी तेजी से उस दिशा में बढ़ी, लगातार जमीन से ऊपर की ओर गिरती रहीं। गड़गड़ाहट, भूकंप जैसा धमाका, लगातार धुआं और धूल उठा रहा है और शक्तिशाली भूमिगत बिजली के कारण अलपर्वत लगातार दरक रहे हैं और भारी मात्रा में बर्फ से ढक रहे हैं। बर्फ से ढकी बर्फ की श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के साथ और अधिक बर्फ गिरेगी। अरे हिमस्खलन! लिन मिंग भूल गया था कि वह इस पहाड़ से ज्यादा दूर नहीं था और यह वास्तव में थोड़ा नासमझी थी कि इससे हिमस्खलन हुआ। हालांकि हिमस्खलन उसके लिए बहुत आसान है।
अल्पर्नन बांस की जड़ों को एक विशाल अवरोध में बदल देता है जो पूरे पर्वत श्रृंखला को नए जीवन का सृजन करने की अपनी क्षमता के साथ घेर लेता है। प्रचंड मेघ के फटने से उत्पन्न गड़गड़ाहट के समान पर्वत शिखर पर अगणित हिम के निरंतर आघात के बीच वह अचानक नीचे उतरता है और इस विशाल अवरोध का सामना करने के बाद मानो कटकर गायब हो जाता है। ऊपर रात के आकाश में बहुत देर तक केवल प्रतिध्वनि की लहरें हिलती रहती हैं। लिन मिंग की बांस की जड़ों ने कभी न बुझने वाली लपटें जला दी, जिससे रास्ते में थोड़ी सी बर्फ पिघल गई और बड़ी मात्रा में भाप उठने के बाद पानी की विशाल मात्रा धीरे धीरे सभी दिशाओं से बाढ़ में बदल गई। सभी दिशाओं में जाओ। लिन मिंग को इस तरह की चीजों की परवाह नहीं थी, उसे तो बस उस आभा की परवाह थी जो अभी भी पहाड़ की चोटी पर तैर रही थी। पहाड़ की चोटी पर बर्फ की बाधाओं के बिना लिन मिंग की बांस की जड़ें चट्टानों के बीच अंतराल को तोड़ती रहीं और एक एक करके पूरी पर्वत श्रृंखला को नष्ट करती रहीं। कठोर चट्टान को मजबूत जड़ प्रणाली द्वारा धीरे धीरे टूटे हुए टुकड़ों और छोटे पत्थरों में तोड़ दिया गया और इस तरह के कटाव ने पूरे पहाड़ को भी हिला दिया। पहाड़ की चोटी से धीरे धीरे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े लुढ़क कर नीचे आ रहे थे। लिन मिंग को इसकी परवाह नहीं थी, वो अभी भी उसी दिशा में चीजों की खोज कर रहा था। जड़ प्रणाली ने पहाड़ के केंद्र में तबाही मचाना जारी रखा और लिन मिंग ने उनका उपयोग लगातार कठोर चट्टान को विभाजित करने के लिए किया, जिससे उसमें मौजूद हर चीज जल्दी से नष्ट हो गई। लंबे समय के बाद एक बहुत ही परिचित भावना ने लिन मिंग को समझा दिया कि उसे वह मिल गया है जो वह चाहता था। डिंग, आपने सी क्लास स्पिरिट स्टोन की आभा को अवशोषित किया और 68 विकास अंक प्राप्त किए। सी आदि, ये ठीक है। जड़ प्रणाली धीरे धीरे पहाड़ों में भटकती रही और शीघ्र ध्वनि आती रही, लेकिन लिन मिंग ने अधिक आत्मा पत्थरों को अवशोषित नहीं किया जिन्हें उसने छुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें इकट्ठा किया। पहाड़ों के बीच गिरने वाले पत्थरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई और लिन मिंग अपनी गति तेज करता रहा। लिंगशी वास्तव में उच्च स्तरीय लोगों को छोड़कर लिन मिंग के लिए बहुत कम उपयोगी है, लेकिन यदि पर्याप्त मात्रा में है तो यह उनके अधीनस्थों के उपयोग के लिए काफी अच्छा होगा। जल्द ही जुगेन तेजी से आगे बढ़ा, एक एक करके पहाड़ से आध्यात्मिक पत्थरों को ले गया और धीरे धीरे उन्हें अपने नीचे ढेर कर दिया। जल्द ही लिंगशी ने अपने नीचे एक पहाड़ी का निर्माण कर लिया। संख्या वास्तव में काफी अधिक है। हालांकि लिन मिंग इन स्पिरिट स्टोन की गुणवत्ता का तुरंत अंदाजा नहीं लगा सकता था, लेकिन उच्चतम स्तर सी ग्रेड था। अगर और भी थे तो वास्तव में कोई नहीं था। मैंने गिना, लगभग 3000 टुकड़े, बड़े से लेकर छोटे तक, इस स्पिरिट स्टोन की एक काफी बड़ी नस के रूप में माना जा सकता है। लिन मिंग ने बांस की जड़ों का उपयोग करके पास ही जमीन में एक बड़ा गड्ढा खोदा और फिर इन आत्मिक पत्थरों को उसमें गाड़ दिया। इन चीजों को अधीनस्थों में वितरित किया जाना चाहिए, भले ही वे सभी अवशोषित हो जाएं। यह अनुमान है कि वे टियर 4 और टियर 4 तक नहीं बढ़ पाएंगे। इसके अलावा वर्तमान विकास बिंदु कुल 350,000 तक पहुंच गया है, जिसे पहले से ही बहुत बड़ी रकम माना जाता है। बस इतना ही। लिन मिंग ने इस बारे में नहीं सोचा कि इतनी बड़ी रकम कैसे खर्च की जाए। प्रत्येक कौशल का स्तर अभी भी काफी अच्छा है। वास्तव में वो अपनी बांस की जड़ों का विस्तार करना चाहता है। आखिरकार इस 1000 किलोमीटर की दूरी लंबी बताई जाती है, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है। यूरोप से अमेरिका तक www.mtlnovel.com। यदि आप शेष पार्टी के बेफिली से छुटकारा पाना चाहते हैं जो वहां छिपा हुआ है, और एलेक्जेंड्रा जो वहां हो सकता है, तो आपको कम से कम महान उत्तरी महासागर को 4000 किलोमीटर तक एक सीधी रेखा पार करनी होगी। महान उत्तरी महासागर में निस्संदेह ये पानी में उत्परिवर्ती जीवों की दुनिया है, जिन्हें यह नहीं पता कि उनकी तीव्रता कितनी है और वे उनसे छिपते रहे हैं। वे भौगोलिक दृष्टि से लाभप्रद हैं और अत्यंत रहस्यमय हैं, तथा वे कुछ ऐसे हमले भी कर सकते हैं जो पूरी तरह से अप्रत्याशित होते हैं। लिन मिंग को लगा कि उसे अभी भी पहले तैयारी करनी होगी। पहले समुद्र में इन उत्परिवर्ती प्राणियों की गहराई का परीक्षण करना होगा और फिर अमेरिकी देश में जाकर उन 2 लोगों और डेस्टिनी काउंसिल के बचे हुए अवशेषों का सफाया करना होगा। आत्मा पत्थर प्राप्त करने के बाद लिन मिंग को लगा कि उन पहाड़ों में बांस की जड़ों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे उन्हें बाहर निकालने के बाद लिन मिंग ने भी अपनी सारी ऊर्जा अपने आसपास की हर चीज को समझने में लगा दी। धमाका! अचानक लगातार तेज आवाज हुई और वह अचानक पर्वत श्रृंखला की दिशा से टकराई और उससे अनगिनत पत्थर गिरते रहे। पहाड़ों में भारी कंपन गूंजती रही और लिन मिंग ने भी बांस की जड़ों से अपनी ओर लुढ़क रहे विशाल पत्थरों को रोक दिया। उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि अल्शान पर्वत ने खुद ही आत्मा पत्थर प्राप्त कर लिया था और उसे बाहर निकाल लिया था। बांस की जड़ लेने के बाद यह इस नीले तारे से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। लिन मिंग ने चुपचाप इस विशाल अल पर्वत श्रृंखला को देखा। हिंसक कंपन के बीच एक भयानक ध्वनि बना रही थी और इस कंपन और ध्वनि ने धीरे धीरे सब कुछ निगल लिया। हालांकि अल पर्वत श्रृंखला के संपूर्ण विनाश और पतन से उकसाने वाले लिन मिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ, भले ही वह अब सबसे ऊंची चोटी के पास घाटी क्षेत्र में है।
मुझे आत्मा पत्थर मिल गया, यही काफ़ी है। जहाँ तक अल्शान पर्वत आत्मा क्षेत्र का प्रश्न है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये बड़ा बदलाव इंसानों को जरूर नजर आएगा। हो सकता है कि इसकी जांच के लिए कोई व्यक्ति या टोही विमान भेजा जाए। हालांकि इस समय उन्हें अभी भी ट्रांसेंडेंस की अचानक मृत्यु और ट्रांसेंडेंस रिसर्च सेंटर के विनाश के सदमे और अराजकता में होना चाहिए। लिन मिंग ने अगले चरण पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, अर्थात समुद्र में उत्परिवर्ती जीवों का परीक्षण करना। के अधीनस्थ अब महाद्वीप के सभी भागों के आध्यात्मिक क्षेत्रों में बिखरे हुए हैं, लगातार उच्च स्तर वाले उत्परिवर्ती प्राणियों को मार रहे हैं और अपने क्षेत्र में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लिन मिंग के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मूलतः वहां कोई उत्परिवर्ती प्राणी नहीं है जो उन्हें धमकी दे सके। यदि वे ऐसा करते भी तो लिन मिंग तुरंत चेतना क्षेत्र में पहुंच सकता था और उन्हें समय पर प्रतिक्रिया करने के लिए निर्देशित कर सकता था। पहाड़ का ढहना ज्यादा देर तक नहीं चला और लिन मिंग ने बांस की जड़ें भी फैला दी, जो ब्रूस साम्राज्य के उत्तर की ओर बढ़ गईं। 200 किलोमीटर से अधिक की सीधी दूरी तय करके सीधे समुद्र तट तक पहुंचा जा सकता है। और इस तटरेखा के सामने स्थित महासागर एक विशाल महासागर है जिसे बोर्डी सागर कहा जाता है। लिन मिंग ने इस जगह को शुरुआत के तौर पर इसलिए चुना क्योंकि उनकी धारणा के अनुसार यह महासागर महान उत्तरी महासागर की ओर जाता है और दक्षिण पश्चिम कोने में केवल एक ही प्रवेश द्वार है। अन्य स्थान प्रायद्वीपों, भूमि और द्वीपों से घिरे हुए हैं। यहाँ का जल क्षेत्र बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे जलीय जीव हैं। लिन मिंग के लिए ये प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है। जूगेन तटरेखा पर पहुंच गया। लिन मिंग रुक गया। 1 सेंटीमीटर आगे समुद्र है। यह उसके लिए पहली बार है। ये पहली बार है कि बांस की जड़ें समुद्र में प्रवेश कर गई हैं। जब लिन मिंग तांग राजवंश में थे तो उन्होंने नदियों और झीलों में बांस की जड़ें डाली, लेकिन कभी समुद्र को नहीं छुआ। ऐसा इसलिए नहीं था कि लिन मिंग ऐसा नहीं करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी बांस की जड़ों के कारण, चाहे वह वानजुहाई आध्यात्मिक क्षेत्र, क्वीफेंग पर्वत आध्यात्मिक क्षेत्र या वमिलियन बर्ड वैली आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, समुद्र को छूने का कोई रास्ता नहीं था। तांग देश यूरोपीय देश से बहुत बड़ा है। लिन मिंग ने आह भरी और तुरंत बांस की जड़ों को समुद्र में डुबो दिया। और उसके मन में प्रकट शरीर में, बोलूदी सागर में सभी जलीय जीवों का स्थान भी उसके लिए एक एक करके बंद है। बहुत बड़ा है। लिन मिंग की जलीय जीवों के बारे में धारणा केवल यही है। भूमि पर पाए जाने वाले उत्परिवर्ती जीवों से भिन्न, समुद्र में पाए जाने वाले उत्परिवर्ती जीवों का रहने का स्थान बहुत विशाल है और साथ ही उनकी संख्या भी अकल्पनीय है। लेकिन जब लिन मिंग ने सभी उत्परिवर्ती प्राणियों को सावधानीपूर्वक बंद कर दिया तो उसने पाया कि उनमें से उच्चतम स्तर केवल कुछ दर्जन प्रथम स्तर वाले थे। बांस की जड़ें समुद्र तल पर चल रही हैं, जो धारणा के दायरे का विस्तार कर रही हैं। साथ ही लिन मिंग महान उत्तरी महासागर से उत्परिवर्ती जीवों की प्रतिक्रियाओं पर भी ध्यान दे रहा है। वह जानना चाहते थे कि क्या महान उत्तरी महासागर में उत्परिवर्ती जीवों का स्तर बी या ए होगा, जो ये समझ सके कि उनके क्षेत्र में पहले से ही कोई अजीब घुसपैठिया मौजूद है। समय धीरे धीरे बीत रहा है। लिन मिंग ने अपनी बांस की जड़ों को बोरोदान सागर में अपनी सीमा तक फैला दिया है और इस सीमा दूरी के भीतर सभी उत्परिवर्ती जलीय जीवों को पूरी तरह से वश में कर लिया है। महान उत्तरी महासागर अभी भी शांत है। महान उत्तरी महासागर की सीमा जिसे लिन मिंग समझ सकता था, वह केवल कुछ ही बिंदु थे और वास्तव में इस बिंदु पर समुद्र में कोई मजबूत उपस्थिति नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि शक्तिशाली उत्परिवर्ती प्राणियों का ये समूह जो अनजाने में अचानक समुद्र में प्रकट हो सकता है और फिर सुनामी और तूफान के संयोजन से हमला कर सकता है, इसमें कई रहस्य होने चाहिए जो उसे नहीं पता थे। बर्फीले पानी में लिन मिंग की बांस की जड़ें पहले से ही समुद्र तल के नीचे फैल रही थीं और उसने इस समुद्री पानी में निहित समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को भी महसूस किया। डिंग, आपने समुद्र में आभा को अवशोषित कर लिया है और विकास बिंदु जोड़ 1 है। हर 1 मिनट में सिस्टम की त्वरित ध्वनि फिर से आएगी, जो लिन मिंग को याद दिलाएगी कि जमीन पर हवा की तुलना में समुद्र में अधिक आभा है। एक उत्परिवर्ती प्राणी के लिए जिसने अभी अभी मंच में प्रवेश किया है, यह अनूठा लाभ शुरुआत को थोड़ा आसान बना सकता है, लेकिन लिन मिंग के लिए ये थोड़ा सा आभा इसे देखना भी नहीं चाहता है। अगर वह सिस्टम का अभ्यस्त नहीं है, उसे वास्तव में लगा कि यह अनुस्मारक थोड़ा कष्टप्रद था। हालांकि लिन मिंग को भी इससे थोड़ी ईर्ष्या हुई। यदि पुनर्जन्म के बाद मैं बांस न होकर एक छोटी मछली या छोटा केकड़ा होता तो शायद नीला तारा अब तक पूरी तरह से दबा दिया गया होता। लेकिन लिन मिंग ये भी जानता है कि चूंकि वो इस तरह से आभा प्राप्त कर सकता है, इसलिए समुद्र में उत्परिवर्ती जीव भी इस तरह से आभा प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र में जलीय जीवों की इतनी बड़ी संख्या के साथ कितने उत्परिवर्ती जीव स्वयं को तोड़ते रहेंगे और अपनी शक्ति को एक निश्चित चरम सीमा तक बढ़ाएंगे? लिन मिंग ने वास्तव में ग्रेड बी के दर्जनों उत्परिवर्ती जीवों और ग्रेड ए के 2 उत्परिवर्ती जीवों को महसूस किया था। उस समय उन्होंने सबसे पहले लाबाई साम्राज्य को जलमग्न कर दिया और फिर पूरी तरह से फिलीपींस को जी किंगडम में बदल दिया।
नीले शहर में घुसने के बाद वे फिर तांग गुओ की अराजकता का फायदा उठाना चाहते थे और वे वास्तव में आग का फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन तांग गुओ ने कुछ परमाणु बमों से उन्हें पूरी तरह से मिटा दिया। तब से लिन मिंग ने कभी भी उन समुद्री जीवों पर ध्यान नहीं दिया, नहीं उसने इस बात की परवाह की कि क्या कोई अन्य ग्रेड बी या ए हैं और समुद्र में कितने उत्परिवर्ती जीव अभी भी मौजूद हैं, उसे तो ये भी नहीं पता। ये सिर्फ इतना है कि इन समुद्री जीवों की तुलना में लिन मिंग शेष भाग्य को पूरी तरह से मिटा देना चाहता है। के बाद ये सामान्य मनुष्य था। समुद्री जीव, चाहे वे ग्रेड बी, ग्रेड ए या ग्रेड एस के हों, उन्हें अस्थायी रूप से वापस जाना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले भाग्य से छुटकारा पाया जाए। वर्तमान में सबसे अधिक खतरा पैदा करने वाले शत्रु को नष्ट करके ही पीछे की चीजों को पंक्तिबद्ध किया जा सकता है। आखिरकार अब तो पूरी दुनिया ही दुश्मन है, सिवाय उसके और उसके मातहतों के। यदि आप इन सभी शत्रुओं के साथ चौतरफा तरीके से युद्ध करते हैं तो इस सवाल पर बात न करें कि क्या या नहीं, ऊर्जा बहुत विचलित हो जाएगी और अधीनस्थ इस भूमि पर अजेय होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है। अगर कहीं नहीं है, यदि यह अच्छी तरह से किया जाता है तो इस तरह की बात उसके अधीनस्थों द्वारा उसके साथ होगी। एक जुओ युआन खोना ही काफी है और आप इससे अधिक कुछ नहीं खो सकते। हालांकि यह कहा जाता है कि कमजोर और मजबूत की इस चरम दुनिया में कब उसकी मृत्यु होगी या उसे मार दिया जाएगा, ये कुछ ऐसा है जो कभी भी हो सकता है, लेकिन लिन मिंग अभी भी यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके साधना प्रयास व्यर्थ न जाएं। विशेषकर उन अधीनस्थों के लिए जो वानजुहाय आत्मा क्षेत्र से उसका अनुसरण कर रहे हैं, और भी अधिक। यदि आप आकस्मिक रूप से मर जाते हैं तो यह इसके लायक नहीं है। यही मूल कारण है कि लिन मिंग ने अपने अधीनस्थों को विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों में भेजा और उन्हें अपने स्तर के क्षेत्रों को ऊपर उठाने का निर्देश दिया। अन्यथा केवल प्रथम श्रेणी के स्तर को ही कठिन मान लें। ये तो छोड़ ही दे कि क्या आप उन 4 श्रेणी के अलौकिक प्राणियों को पार कर सकते हैं जो अब तक प्रकट हुए हैं और अभी भी जीवित हैं। बस ये कहें कि साधारण उत्परिवर्ती प्राणियों पर ज्वार द्वारा हमला किया जाता है, मैं इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये दुनिया, भले ही उसके उत्परिवर्तित बांस के अस्तित्व के बाद काफी चर है और उसकी वर्तमान ताकत के साथ समुद्र में रहस्यमय स्थानों और शेष भाग्य के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसके दुश्मनों को धमकी दे सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा अपने अधीनस्थों की रक्षा कर सकता है ताकि उन्हें कोई नुकसान या खतरा न हो। भाग्य उसका अपना है। हालांकि लिन मिंग वास्तव में चाहता है कि उसके सभी अधीनस्थ जुओ युआन की तरह न मारे जाएं। अगर वे खुद काम नहीं करते हैं तो उन्हें भी योग्यतम की उत्तरजीविता के दर्दनाक परिणामों को झेलना होगा। लिन मिंग ने जो किया वो उनकी मदद करने के लिए नहीं था, बल्कि अपने लिए किया था। यदि डेस्टिनी सोसाइटी को समाप्त कर दिया जाए, समस्त मानव जाति को पूरी तरह से दबा दिया जाए तथा महासागर में उत्परिवर्ती प्राणियों को मूलतः नियंत्रित कर लिया जाए, तो संपूर्ण ब्लू स्टार के पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो उसे धमकी दे सके। और इन कल्पनाओं को वास्तविकता में बदलने का पहला कदम प्रत्येक अवतार के साथ शुरू होता है। समुद्र तल के नीचे उगती हुई असंख्य जड़ प्रणालियों ने एक के बाद एक अवतार स्थापित कर दिए। क्या समुद्र में बांस उग सकता है? यह असंभव होना चाहिए, लेकिन ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वे साधारण बांस हैं। लिन मिंग उत्परिवर्ती बांस के लिए भूत बांस क्लोन को समुद्र में बांस में बदलना एक हवा की तरह था, असंभव तो बिल्कुल नहीं। चेतना की एक हलचल के साथ समुद्र के मध्य में एक चट्टान के नीचे समुद्र की तलहटी से अचानक एक लाल बांस उगाता है। लिन मिंग ने अति आत्मविश्वास में आकर स्पिरिट बांस क्लोन का उपयोग सबसे गहरे स्थान पर नहीं किया, बल्कि जानबूझकर एक उथली जगह चुनी, यानी चट्टान के बगल में केवल 60 मीटर की गहराई। इसका कारण ये है कि लिन मिंग ने यह भी माना कि उनके आध्यात्मिक बांस के क्लोन मूल रूप से लगभग 60 मीटर ऊंचे हैं और पानी सामान्य पौधे की सांस लेने और प्रकाश प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। भूत बांस क्लोन को सक्रिय करता है और लिन मिंग इस आध्यात्मिक बांस क्लोन के सभी परिवर्तनों का अवलोकन कर रहा है। ये प्रयोग कई बातों पर आधारित है। यदि लिंगजू क्लोन उच्च नमक सामग्री, पर्याप्त समुद्री पानी और अत्यधिक आर्द्र वातावरण से प्रभावित हुए बिना समुद्र में जीवित रह सकता है, तो लिन मिंग इस प्रयोग के परिणामों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। सीधे विशाल विस्तार में लिंगजू का अवतार बनाया गया था महान उत्तरी महासागर, और फिर एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग किया जाता है जो सीधे महान उत्तरी महासागर के दूसरे किनारे में प्रवेश करता है जहां अमेरिकी राष्ट्र स्थित है। वास्तव में इस बेवकूफ़ी भरी विधि के अलावा लिन मिंग ने कहीं और कोई नई विधि शुरू करने के बारे में नहीं सोचा था। नया जीवन सृजित करने की क्षमता में अपने बांस के शरीर, बांस की शाखाओं और बांस के पत्तों को स्वतंत्र रूप से बड़ा या छोटा करने की क्षमता भी शामिल है। इस क्षमता को लिन मिंग द्वारा हमेशा नज़रअंदाज किया गया है और इसका कारण कोई और नहीं बल्कि केवल उपलब्ध न होना है। आखिरकार सामान्य परिस्थितियों में, चाहे वह सिकुड़ रहा हो या बढ़ रहा हो, युद्ध का कोई लाभ नहीं है। यदि आप नए जीवन बनाने की क्षमता का उपयोग करते हैं तो आप आसानी से संख्या और नए संगठनों के विस्फोट के साथ दुश्मन को नष्ट कर सकते हैं।
जहां तक अन्य उपयोग की बात है, लिन मिंग ने इसके बारे में नहीं सोचा। अपने संगठन को केवल चिलिंग हॉट तक सीमित कर दिया और जुइजिन को उन्हें ले जाने दिया और फिर चिलिंग हॉट को दूरी में फेंक दिया, जिससे उसे मूल पूरे को बहाल करने के लिए नया जीवन बनाने की अपनी क्षमता का उपयोग करने की अनुमति मिल सके। लिन मिंग ने पाया कि नया जीवन बनाने की उसकी क्षमता एक निश्चित सीमा तक एक निष्क्रिय क्षमता है। यदि मुख्य शरीर एक निश्चित स्तर तक कमजोर हो जाता है तो ये क्षमता निष्क्रिय रूप से उपयोग की जाएगी और फिर जल्दी से उसके मुख्य शरीर के लगभग 5वें हिस्से तक बहाल हो जाएगी। लिन मिंग ने पहले कभी इस अवस्था को नहीं आजमाया था, इसलिए उसने हमेशा सोचा कि वह अपने शरीर को एक छोटी सी बालों वाली जड़ में भी बदल सकता है जो नग्न आंखों के लिए लगभग अदृश्य हो। लेकिन प्रयोगों के बाद लिन मिंग ने पाया कि खुद को एक निश्चित सीमा तक या खुद के एक छोटे हिस्से को छोटा करने का पिछला विचार काफी अवास्तविक था। इसलिए वह केवल लिंगजू क्लोन की बेवकूफ़ी भरी विधि के साथ प्रयोग कर सकता है और 4000 किलोमीटर चौड़े महासागर को पार करने का रास्ता खोज सकता है। लहरों में समुद्र तल से 2 मीटर से भी कम ऊंचाई पर लिंगजू क्लोन के शीर्ष पर बहुत अधिक बांस के पत्ते नहीं हैं। इसकी जड़ प्रणाली चट्टान के तल पर गहरी है और ये लिन मिंग के शरीर की जड़ प्रणाली से निकटता से जुड़ा हुआ है। भले ही यह लगातार लहरों से थपथपाया जाता है, फिर भी यह लंबा खड़ा है। लिन मिंग ने यह भी पाया कि इस भूतिया बांस क्लोन के आसपास कुछ उत्परिवर्तित मछलियां, झींगे और केकड़े धीरे धीरे इकट्ठा हो गए हैं। इन अत्यंत निम्न स्तर के उत्परिवर्ती प्राणियों से निपटने के लिए लिन मिंग ने कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन उसके अपने आत्मा बांस क्लोन में हमला करने की क्षमता नहीं थी। इसलिए लिन मिंग केवल अपनी जड़ प्रणाली का उपयोग करके इन जिज्ञासु समुद्री म्यूटेंट को ये बता सकते हैं कि जीवित चीजों से दूर रहने का क्या मतलब है। हजारों बांस की जड़ें समुद्र तल के नीचे से तेजी से बाहर निकलीं और तुरंत इन उत्परिवर्ती प्राणियों को छेद दिया। डिंग, आपने रैंक 4 के समुद्री बास को मार डाला और 10 विकास अंक प्राप्त किए। डिंग, तुम आसपास के उत्परिवर्ती प्राणियों की अचानक कमी के कारण उनके शवों ने पास के समुद्र तल को भी ढक लिया। लिन मिंग ने पाया कि www.mtlnovel.com भले ही हजारों उत्परिवर्ती जीव मारे गए हों, सिस्टम केवल कुछ दर्जन स्वरों को संकेत देता है। इससे ये भी साबित होता है कि इस बेहद बड़े समुद्री जीव में उत्परिवर्ती जीवों का कुल अनुपात अभी भी बहुत कम है। ये भी जमीन पर रहने वाले जीवों के समान है। वान जुहाई की तरह लिन मिंग ने शुरुआती चरण में उत्परिवर्ती जीवों की एक बड़ी लहर को मार डाला था, लेकिन वास्तव में उनमें से अधिकांश गैर उत्परिवर्तित थे, या बल्कि चरण में प्रवेश करने वाले उत्परिवर्ती जीवों की संख्या बहुत कम है। उन उत्परिवर्ती प्राणियों को मिटा देने के बाद बोरोडिन सागर में अन्य समुद्री उत्परिवर्ती जीव आदि आसानी से निकट आने की हिम्मत नहीं कर सके। लिन मिंग ने भूत बांस क्लोन का निरीक्षण जारी रखा और पाया कि यह मुरझाया नहीं था या अन्य स्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थीं, और फिर उन्होंने जड़ प्रणाली का उपयोग करके एक अन्य छोटे द्वीप के पास एक और भूत बांस क्लोन की व्यवस्था की। ऐसा लगता है कि यह विधि व्यवहार्य होनी चाहिए। 2 घंटे से अधिक समय बीत चुका है और रात हो चुकी है। लिन मिंग लगातार नए आध्यात्मिक बांस क्लोन की व्यवस्था कर रहा है। तथ्य यह है कि 1 या 2 लिंगजू क्लोन ठीक हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे बिल्कुल ठीक हैं। लिन मिंग को और अधिक डेटा की आवश्यकता है। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ आध्यात्मिक बांस के टुकड़ों को भी पानी में पूरी तरह भिगो दिया। डिंग, आप नई क्षमताएं, समुद्री जल सहनशीलता सीख सकते हैं और समुद्र में स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकते हैं। इस समय सिस्टम से एक अस्पष्ट अधिसूचना ध्वनि आई। लिन मिंग को याद नहीं है कि सिस्टम ने कब खुद से यह पूछने की पहल की थी कि क्या कुछ क्षमताओं को सीखना है, लेकिन वह जानता था कि सिस्टम हमेशा से ही अविश्वसनीय रहा है। आज की व्यवस्था, ईमानदारी से कहें तो, एक मशीन की तरह है जो उसे बताती है कि उसे क्या मिलता है, और यह उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं करती है, और यह किसी भी कार्य को प्रकाशित नहीं करती है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। इसी तरह यह उसे नहीं बताती है अब वह कितना मजबूत है। ये सब उसके अपने निर्णय पर निर्भर करता है, चाहे वह विकास बिंदुओं का आवंटन करना हो या विभिन्न क्षमताओं को समझना हो, उसे स्वयं ही सत्यापन और अभ्यास करना होगा। लिन मिंग का तो यहाँ तक मानना है कि यह प्रणाली वास्तव में संपत्ति पैनल के बराबर है, और मैं यह नहीं देख सकता कि यह कितना महत्वपूर्ण है। आमतौर पर यह प्रणाली और भी बहुत कुछ कर सकती है। उसे बता सकती है कि उसने क्या किया है, उसने कितने विकास बिंदु प्राप्त किए हैं, और वह विशेषता पैनल के अस्तित्व को देखकर सहज महसूस करता है। अब जब इस प्रणाली ने एक बार फिर लिन मिंग को याद दिलाया कि वह विकास बिंदुओं को खर्च करके कौन सी क्षमताएं सीख सकता है, तो लिन मिंग की पहली प्रतिक्रिया मना करना था। आखिरकार हर बार जब यह उत्पाद ऐसा करता था तो लिन मिंग कुछ जरूरी काम कर रहा होता था या बस कुछ करना चाहता था, इसलिए वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका कि वह बहुत जानबूझकर ऐसा कर रहा था। ऐसा लगता है जैसे हर बार वह अपने विकास बिंदु की लालसा कर रहा हो। नई क्षमता, समुद्री जल प्रतिरोध। लिन मिंग को नहीं लगता कि उसे इस चीज की जरूरत है।
बांस की जड़ें समुद्र तल के नीचे चट्टानों और मिट्टी में स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती हैं, और लिंगज़ू के अवतार समुद्री शैवाल की तरह पूरी तरह से समुद्री जल में डूबे रह सकते हैं। ये क्षमता बेकार है। और भी कई समुद्री जल प्रतिरोध। तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति समुद्र में प्रवेश कर सकता है और स्वतंत्रतापूर्वक विचरण कर सकता है। क्या ये सही नहीं है? अब सब ठीक होना चाहिए, है ना? आखिर लिंगज़ू का अवतार पूरी तरह से पानी में डूब चुका है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है? जब लिन मिंग इस बारे में सोच रहा था तो उसे अचानक पता चला कि भूत बांस का क्लोन जो मूल रूप से चट्टान पर रखा गया था, उसकी कुछ शर्तें थीं। उस लिंगज़ू क्लोन में इस समय शाखाएं और पत्तियां सड़ी हुई और नरम हो गई थीं और नीचे झुकी हुई थीं, पानी में तैर रही थीं, जबकि पूरा मुख्य तना धीरे धीरे समुद्र के पानी के डूबने के नीचे झुक रहा था। अरे, क्या स्थिति है? लिन मिंग ने जांच की और पाया कि वो इस आध्यात्मिक बांस के अवतार को बिल्कुल भी नियंत्रित करने में असमर्थ था, और इसका रंग गहरे लाल से गहरे भूरे रंग में बदल गया। क्या ये समुद्री पानी से संक्षारित है? लिन मिंग थोड़ा हैरान हुआ। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? इससे पहले उसे पूरा भरोसा था कि साधारण बांस समुद्र में जीवित नहीं रह सकता, और उसके उत्परिवर्ती दानव बांस को इस समस्या पर विचार करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इस समय आध्यात्मिक बांस के अवतारों की सड़न और मृत्यु ने उसे बताया कि चीजें निश्चित रूप से ऐसी नहीं थीं। उसने सोचा कि यह इतना सरल था। लिन मिंग को भी एक संक्षिप्त आश्चर्य के बाद ये पता चल गया। इसके अलावा, चाहे बांस भी एक पौधा हो या स्थलीय पौधा, ये समुद्र में नमक की आभा के प्रति उतना अनुकूल नहीं हो सकता जितना की कल्पना की जाती है। यदि मुख्य भाग समुद्र में चला गया तो अनजाने में ही सड़ जाएगा, हो सकता है। लिन मिंग को अचानक लगा कि यह थोड़ा अपमानजनक था, और यह बहुत मज़ेदार होगा अगर डिग्निफाइड एस जैसे राक्षस सम्राट समुद्र में मर गए। तो क्या ये प्रणाली इतनी चंचल है? क्या ये फिर से जानबूझकर बनाई गई है? या तनाव प्रतिक्रिया, जब उसे कुछ कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा जिनसे वो निपट नहीं सका? यहाँ तक कि एक षड्यंत्र सिद्धांत भी है। ये प्रणाली कोई राक्षस जैसी चीज नहीं है जो विकास बिंदुओं को निगल जाती है। ये सोचते हुए लिन मिंग ने सिस्टम प्रॉम्प्ट को देखा और जान गया कि वह एक कदम और आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए उसे ये क्षमता सीखनी होगी। विशेषता पैनल पर विकास बिंदु को देखा, और अब ये 375,000 से अधिक के उच्च मूल्य पर पहुंच गया है। ऐसी साधारण सी दिखने वाली योग्यता को सीखने के बाद क्या इसका अधिक उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? लिन मिंग ने ऐसा सोचा। चेतना की एक चाल के साथ उसने ये क्षमता सीखी। डिंग, आपने एक नई क्षमता प्राप्त की है, समुद्री जल प्रतिरोध। आप समुद्र में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। लिन मिंग ने विशेषता पैनल पर समुद्री जल प्रतिरोध को बिना किसी स्तर के निशान के देखा और जानता था कि यह क्षमता सीधे सबसे मजबूत थी। मूल रूप से इसके पीछे विस्तृत पाठ के विवरण के अनुसार ये समुद्री जल में था। अंदर हैंडस्टैंड खेलना ठीक है? तो इसे विकसित होने में कितना समय लगा? बकवास। लिन मिंग ने देखा कि केवल 20,200 विकास बिंदु ही बचे हैं, और वह 5 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। क्या बकवास है? एक टूटी हुई क्षमता के लिए वास्तव में 355,000 से अधिक विकास बिंदुओं की आवश्यकता होती है। आप इसे क्यों नहीं लेते? क्या इसमें कोई गलती है? एक औसत दर्जे की समुद्री जल सहिष्णुता, क्या इसके लिए इतने सारे विकासवादी अंक चाहिए? विकास अब अनमोल है, ठीक है। लाओ अजू ने इतने सारे विकास अंक पाने के लिए कितने दुश्मनों को मारा? लिन मिंग कुत्ता प्रणाली का अभिवादन करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि कुत्ता प्रणाली केवल तभी प्रतिक्रिया देगी जब वह उसे बताएगा कि उसने कितने विकास अंक प्राप्त किए हैं, जबकि अन्य समय में यह एक मूर्ख व्यक्ति की तरह है। विशेषता पैनल पर अन्य क्षमताओं को देखते हुए लिन मिंग ने कुछ देर सोचा, और वास्तव में उन्हें अपग्रेड करने की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं है, अन्यथा विकास बिंदु सीधे 375,000 की उच्च संख्या जमा नहीं करेगा। यह नुकसान बाहर चला जाता है, फिर समुद्र में उत्परिवर्ती प्राणियों से इसकी भरपाई करो। वैसे भी अब जब मेरे पास ये समुद्री जल धैर्य है, तो मैं बस समुद्र में जाता हूँ, एक बड़ा शिकार करता हूँ, और उत्तरी महासागर को पूरी तरह से समतल कर देता हूँ। बी और अ जैसे समुद्री उत्परिवर्ती सभी विकासवादी बिंदु बन गए हैं। हालांकि अब इस समुद्री जल सहिष्णुता के साथ, फिर दूसरे शब्दों में, आत्मा बांस क्लोन समुद्री जल से जंग खाकर सड़ नहीं जाएगा। बांस की जड़ों का फिर से उपयोग करते हुए और समुद्र तल के बीच घूमते हुए लिन मिंग ने जल्दी से आध्यात्मिक बांस के अवतारों को चट्टान और समुद्र तल पर दफन कर दिया, और तुरंत उन्हें अपनी जड़ प्रणाली से जोड़ दिया, जिससे उन्हें तुरंत फैलने की अनुमति मिल गई। लिंग बांस के क्लोन समुद्र में तैरते समुद्री शैवाल की तरह हैं, लेकिन चाहे वह बांस का शरीर हो, बांस की जड़ें हों, बांस की शाखाएं हों या बांस के पत्ते हों, वे पहले की तरह काले और सड़े हुए नहीं हुए हैं। उनके माध्यम से लिन मिंग ने पूरे बोरोडी सागर में सभी समुद्री उत्परिवर्ती जीवों पर जल्दी से नियंत्रण कर लिया। फिर अगला, विकास के इस बिंदु पर ऐसा लगता है कि मुझे इसकी भरपाई के लिए कुछ और खोजना होगा।
लिन मिंग ने ऐसा सोचा और जल्दी से जूगेन को बाल्टिक सागर के समुद्री पानी में एक एक करके उत्परिवर्ती प्राणियों को बंद करने दिया जहां तक वह पहुंच सकता था। फिर नया जीवन बनाने की क्षमता पर भरोसा करते हुए अनगिनत बांस की जड़ें उत्सर्जित की जा सकती हैं। लिन मिंग ने आभा से आग्रह किया कि इस विशाल समुद्र में सभी उत्परिवर्ती जीवों को मृत चीजों में बदल दिया जाए। डिंग, आपने एक उत्परिवर्ती ग्रेट नॉर्डर्न सी हेरिंग को मार डाला और 4 विकास अंक प्राप्त किए। डिंग, तुम। लिन मिंग ने विशेषता पैनल पर विकास बिंदुओं की संख्या में वृद्धि देखी, ये जानते हुए कि इस स्थिति को कुछ समय तक जारी रखना होगा। लेकिन इस समय उसके पास यहां बर्बाद करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। आखिरकार हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकी देश में अभी भी डेस्टिनी सोसाइटी के अवशेष हैं जिन्हें एक एक करके शिकार करने के लिए उसकी जरूरत है, और अधिक पालौकिक अनुसंधान केंद्रों को उन सभी को नष्ट करने के लिए उसकी जरूरत है। इस यूरोपीय महाद्वीप पर लिंगजू के कई अवतार हैं और वे किसी भी समय अपने विषय से जुड़ने और इस यूरोपीय महाद्वीप में हर चीज पर नजर रखने में सक्षम हैं। बेशक भविष्य में वो लिंगजू क्लोन पर भरोसा करके इस जगह को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहता है। लिन मिंग ने बोलूदी सागर और पास की भूमि के बीच में उस क्लोन को रखना जारी रखा जिसे रखा जा सकता था। यद्यपि लिंगजू के अवतार में कोई आक्रामक शक्ति नहीं है, फिर भी इसमें सभी चीजों की आभा का पुनर्निर्माण करने और आभा को ढाल देने की क्षमता है। ये सब खत्म करने के बाद लिन मिंग को पता था कि उसे जाना चाहिए। विशेषता पैनल पर अतिरिक्त क्षमताओं को देखते हुए लिन मिंग ने गगनभेदी गर्जना पर नजर डाली और पहाड़ लगातार गिर रहा था, उसकी सभी जड़ें उखाड़ रहा था। मिंग यहां बहुत कम समय तक रुके और फिर वापस चले गए। यदि यह महान उत्तरी महासागर के उत्तरी छोर पर डेस्टिनी सोसाइटी के अवशेष दल के लिए नहीं होता तो लिन मिंग को वास्तव में लगता था कि वह कुछ समय के लिए रह सकता है, कुछ समय के लिए इस यूरोपीय महाद्वीप का प्रबंधन कर सकता है और फिर अपने अधीनस्थों के स्तर को कुछ समय के लिए बढ़ा सकता है। लेकिन समय कम है और मेरी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, इसलिए मैं पहले भाग्य को मारूंगा। अपनी जड़ प्रणाली का अधिकांश हिस्सा जमीन से काटकर और फिर उसे बाहर निकालकर लिन मिंग पहले जैसा हो गया। चलने में आसानी के लिए उसने मुख्य तने, बांस की शाखाओं और पत्तियों का अधिकांश हिस्सा काट दिया और छाया स्थान का उपयोग उन्हें नष्ट करने के लिए किया। बांस की जड़ ने शेष बची हुई विशाल रीढ़ को किनारे से उठा लिया और मोबाइल मोड पर स्विच कर दिया। बेशक उसने उन आत्मिक पत्थरों को यहां सिर्फ इसलिए नहीं फेंका था कि वो स्वर्गीय प्राणियों को हिंसक रूप से नष्ट कर दे, इसके बजाय उसने बांस की जड़ों का इस्तेमाल करके उन सभी को अपनी आभा और विकास बिंदु में बदल दिया। डिंग, आपने सी क्लास स्पिरिट स्टोन का एक टुकड़ा अवशोषित कर लिया। डिंग, तुम। इसे बहुत जल्दी पूरा करने के बाद लिन मिंग ने जल्दी से इन आत्मा पत्थरों को फिर से जमीन में दफना दिया। उसी समय लिन मिंग भी अपने चेतना क्षेत्र में था, अपने अधीनस्थों को बुला रहा था। काला कवच, गेरू पंख, सफेद चूहा ज़ुएफांग, सुनहरा अजगर, सुनहरे तराजू, चांदी का ड्रैगन किंचुन और स्याही धूल मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। अन्य कार्य जो मैं समझाता हूँ, समझे? जल्द ही विभिन्न स्थानों से लिन मिंग के आदेश प्राप्त करने के बाद उनके अधीनस्थों ने तुरंत कार्य करना शुरू कर दिया। स्याही कवच और गेरू पंख अत्यंत तेज गति से अन्य साथियों के पास गए, लेकिन लिन मिंग तुरंत चलना शुरू कर दिया। इस अंधकार में रात्रि में वो आध्यात्मिक क्षेत्र में निरंतर भ्रमण करता रहा और साथ ही साथ अपने अधीनस्थों की गतिविधियों पर भी उसका ध्यान रहता था। मुझे कहना होगा कि स्याही कवच और गेरू पंख की उड़ान की गति वास्तव में काफी तेज है और वे तांग राज्य में दूर लाल छाया और बर्फ ब्रोकेड के साथ लिन मिंग के पूरे समूह का सबसे कुशल संयोजन है। विशाल शरीर और अत्यंत तेज उड़ान गति ने उन्हें कई लड़ाइयों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाया। लिन मिंग के अन्य अधीनस्थों में वर्तमान में उनका कोई विकल्प नहीं है। इस बार उन्हें ग्रेट नॉर्दर्न ओशन की बाधा को पार करके अमेरिकी देश की ओर जाना है। वे अपने स्वयं के महत्वपूर्ण सहायक के रूप में भी काम करेंगे। लिन मिंग को लगा कि भले ही वह काफी मजबूत था, लेकिन वह उदासीन नहीं रह सकता था। खास तौर पर अमेरिकी देश में दुश्मन बेफोला है, जिसके हाथ में बहुत सारी उन्नत तकनीक है, चाहे वह 6 सोने का वर्ग हो या आध्यात्मिक परिरक्षण उपकरण। यह एक अच्छा खेल है। लिन मिंग ने यह नहीं सोचा था कि वह आसानी से अमेरिकी देश को तोड़कर उस पर कब्जा कर लेगा। मुझे डर है कि इसमें कुछ समय और ऊर्जा लगेगी और कुछ छोटी छोटी चीजें वो व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकता। अधीनस्थ ये काम करते हैं। बेशक ये बेहतर होगा यदि यह मुख्य युद्ध क्षेत्र में केक पर टुकड़े की तरह हो। इस बार लिन मिंग का मार्ग ब्रूस देश से होकर जाने का था, जो फागुओं के दक्षिणी भाग में विशाल आध्यात्मिक क्षेत्र से होकर गुजरता था और फिर फागुओं के पश्चिम में प्रायद्वीप क्षेत्र से सीधे समुद्र में चला जाता था। यह मार्ग मूलतः आध्यात्मिक क्षेत्र में है। यहाँ कोई शहर नहीं है, मनुष्य तो दूर की बात है। जहां वो अभी है वहां से तट तक उसकी वर्तमान बांस की जड़ों की सबसे बड़ी त्रिज्या है तथा सीधी रेखा में दूरी 1000 किलोमीटर है। लिन मिंग की वर्तमान गति से अपने अधीनस्थों के बिना वो पूरी गति से 7 या 8 घंटे में वहां पहुंच सकता था।
अभी भी धीमी है। लिन मिंग वास्तव में चाहता है कि कुत्ता सिस्टम कहे, डिंग, आप तुरंत चलने की क्षमता सीख सकते हैं। अगर यह वास्तव में ऐसा कर सकता है तो वह विकास के 1 लाख अंक पाने में संकोच नहीं करता। यद्यपि वह एक उत्परिवर्ती पौधे के रूप में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है, लेकिन गति बहुत कम है, जिससे उसे लगता है कि यह एक बड़ी कमी है। अन्यथा, यदि आपने उस समय कुछ ऑडियंस को मार दिया होता तो आपको पूरे रास्ते तक पीछा नहीं करना पड़ता और आप इस आदमी को लगभग भागने नहीं देते। और तांगुओ से लेकर यूरोपीय संघ के सुदूर पश्चिमी भाग तक, हालांकि कोई तथाकथित शारीरिक परिश्रम नहीं है, फिर भी मानसिक रूप से थोड़ी थकान है। लिन मिंग ने अपने आसपास सब कुछ महसूस किया और इस चांदनी रात में वो उसी दिशा में चलता रहा। हालांकि जब वो आगे बढ़ रहा था तो उसके मन में कुछ विचार भी आ रहे थे। ब्लू स्टार वास्तव में काफी विशाल है, उसे 1000 किलोमीटर की यात्रा करने में 7 या 8 घंटे लगेंगे। और नीला तारा कितने हजार किलोमीटर का है? भविष्य में उसे कम समय में लंबी दूरी तय करने का तरीका खोजना होगा, अन्यथा वह अपनी वर्तमान गति से मानव कारों के साथ भी नहीं जुड़ पाएगा। हवाई जहाज या इस तरह की चीजों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। मैं हमेशा अपने अधीनस्थों पर भरोसा करता हूं जो इस समय इतने शक्तिशाली नहीं हैं। उसने विशेषता पैनल में देखा और पाया कि उसके पास वास्तव में इस संबंध में विकसित होने की क्षमता नहीं थी। क्या ऐसा हो सकता है कि जब कोई निष्क्रिय क्षण होता है तो सिस्टम उसे जानबूझकर नई क्षमताएं सीखने की याद दिलाता है? घोस्ट को पता है कि कितना बचाना है। सोचते सोचते लिन मिंग भी आगे बढ़ता रहा। उसी समय उसने ये भी महसूस किया कि मोजिया और ओचो को पहले से ही गोल्डन पाइथन, गोल्डन स्केल और यिनलोंग किंचुन मिल चुके थे, और बाकी छोटे कछुए स्याही धूल और सफेद माउस ज़ुएफांग थे। स्याही कवच और गेरू गतिशीलता बनाए रखने की गारंटी हैं, और शेष 4 अधीनस्थों को बिना कारण के नहीं लिया जाता है। जिनिलिन की क्षमता अपनी इच्छानुसार अपने शरीर को फैलाने और सिकोड़ने की है, जो कि नए जीवन को बनाने की उसकी क्षमता के समान है। www.mtlnovel.com। लेकिन जिनिलिन वास्तविक युद्ध में इसके खिलाफ लड़ने के लिए शारीरिक लाभ का पूरा उपयोग कर सकता है और दुश्मन को मार सकता है। एक अन्य क्षमता धातु तत्वों को नियंत्रित करने की है। हालांकि जिनिलिन ने मूल रूप से शुरुआत से लेकर वर्तमान तक इस क्षमता का कभी उपयोग नहीं किया है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसकी अत्यंत पोषित क्षमता अभी भी कुछ विशेष लड़ाइयों में काफी उपयोगी है। उदाहरण के लिए, इस क्षमता का उपयोग किसी तकनीकी हथियार जैसे कि परमाणु बम को उछालने के लिए करें या यात्रा की दिशा को पूरी तरह से बदल दें। अमेरिका, लिन मिंग इसे समझता है। आभा वसूली के इस युग में इस जगह में मनुष्यों के लिए सबसे लोकप्रिय चीज परमाणु बम का उपयोग करना है। चाहे वो शुरुआत में बी जैसी राक्षस आत्माएं हों या बाद में अजीब जानवर, उनका अंतिम समाधान अलौकिक प्राणियों के बजाय परमाणु बमों का उपयोग करना था। अब जब दक्षिणी भाग में समुद्र में मौजूद उत्परिवर्ती जीव पूरी तरह से जी किंगडम में तब्दील हो गए हैं, तो लिन मिंग को नहीं पता कि उनके जवाबी उपाय बदलेंगे या नहीं। किसी भी स्थिति में उनके परमाणु बमों द्वारा तीव्र हमला न हो जाए, इसके लिए लिन मिंग ने महसूस किया कि सोने का तराजू लाना बिल्कुल सही था। यही बात छोटे कछुए की स्याही धूल की भूमिका के लिए भी सत्य है। यदि जिनिलिन की क्षमता काम नहीं करती है तो इसकी विशेष भाग्य क्षमता स्थिति को बदल सकती है। गर्मियों की रात ठंडी नहीं होती। पौधों से भरे इस आध्यात्मिक क्षेत्र में ये बात विशेष रूप से सत्य है। इतना ही नहीं, लिन मिंग ने पानी से भरे कई गहरे तालाबों के साथ साथ सभी आकारों के दलदलों का भी सामना किया है। यहाँ तक कि ये बाहर से रेत के ढेर जैसा दिखता है, और जब आप इस पर कदम रखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ रेत का ढेर है। ये लिन मिंग को आह भरने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इस तरह का आध्यात्मिक क्षेत्र, भले ही कोई उत्परिवर्ती प्राणी न हो, देश के पालौकिक लोगों को पीड़ित करने के लिए पर्याप्त है। ऐसा अनुमान है कि वह 10 लोगों की मृत्यु के बाद लौटा था तथा उसमें कोई जीवित नहीं था। आध्यात्मिक क्षेत्र के विशाल पेड़ों और जंगलों के बीच बेतहाशा भागते समय लिन मिंग ने यह भी सोचा कि क्या पहले अगले चरण और विभिन्न रणनीतिक या सामरिक आदेश पैंगदा को दिए जाएं जो तांग राज्य में बहुत दूर हैं, लेकिन फिर उसने इसके बारे में सोचा। पांडा बनाने के लिए उत्सुक होने के अलावा फैटी वास्तव में अन्य समय में काफी विश्वसनीय है। फिर बेझिझक इसे दे दो। वैसे भी पिछले निरीक्षण के दौरान अधीनस्थों का स्तर अलग अलग डिग्री तक बढ़ गया है और एक भी नहीं मारा गया है। यहाँ तक कि वायुसेना और जल सेना भी काफी हद तक बढ़ गई है, जिसने लिन मिंग को भी आश्चर्यचकित कर दिया। लेकिन पानी के नीचे की सेनाओं की बात करें तो क्या यह महान उत्तरी महासागर में नहीं होना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई अधीनस्थ है जिसे वश में किया जा सकता है? आखिरकार, यदि उसके वर्तमान पानी के नीचे के सैनिक मर चुके हैं तो वे मीठे पानी के क्षेत्र में समुद्र में अपना लाभ बनाए रखने में सक्षम हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि वे समुद्र में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। खारे पानी और ताजे पानी में अभी भी काफी अंतर है। मूल रूप से उन सामानों का समुद्र के मुहाने पर गिरना बुरा नहीं है।
समुद्र में प्रवेश करने और उसमें मौजूद विशालकाय व्हेल और शार्क के बीच आमने सामने की लड़ाई की उम्मीद करना, अनुमान है कि यह अनुभव का जीवन है। हालांकि लिन मिंग को अभी भी नहीं पता कि समुद्र में उत्परिवर्ती जीव अब क्या कर सकते हैं। बोलूदी सागर की स्थिति को देखते हुए इन उत्परिवर्ती मछलियों या अन्य उत्परिवर्ती जलीय जीवों में तथाकथित आध्यात्मिक बुद्धि बिल्कुल नहीं है। यह उन उत्परिवर्ती कीड़ों के लिए एक मैच है। उत्परिवर्तित बगों में तथाकथित स्मार्ट इंटेलिजेंस नहीं होती। ये बात पहले से ही स्पष्ट थी जब लिन मिंग ने अपने पिछले प्रयोगों के माध्यम से प्रथम क्रम उत्परिवर्ती बग की खेती की थी। उस समय उत्परिवर्ती कीड़े केवल निगल सकते थे और मार सकते थे। उनके द्वारा निर्मित पुनर्तः बंद छोटे संसार में लाखों कीड़े कमजोर और मजबूत सभी पर क्रूर और चरमपंथी हमले कर रहे हैं। वे अंदर हैं और मजबूत बनने का रास्ता चल रहा है, मारने और मारे जाने के बीच चक्राकार। चाहे वे उन्नत स्तर के हों या प्रथम स्तर के, ये स्थिति जारी रहेगी। और इसका परिणाम ये होता है कि अंत में केवल एक सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही बचता है तथा बाकी सभी मर जाते हैं। बोर्दी सागर के समुद्री जीवों के लिए भी यही सच है। वहाँ कोई शक्तिशाली उत्परिवर्ती जीव न होने का कारण यह नहीं है कि वहाँ कभी कोई पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि यह है कि या वे शक्तिशाली उत्परिवर्ती जीव बाल्टिक सागर के निकास से महान उत्तरी महासागर तक पहले ही चले गए हैं, एक व्यापक स्थान चला गया है। शक्तिशाली लोग केवल अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं और बोरोडिन सागर से बाहर निकले शक्तिशाली उत्परिवर्ती जीव भी अधिक शक्तिशाली बनने के लिए जगह की तलाश में महान उत्तरी महासागर या पूरे ब्लू स्टार महासागर में चले गए हैं। जहां तक इस बात का सवाल है कि वे मारे गए या अभी भी अस्तित्व में हैं, इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके अंतिम सार की बात करें तो आखिरकार यह उन बगों के समान ही है जो एक मजबूत का पीछा करना है। और उनके व्यवहार को देखते हुए मुझे डर है कि आईक्यू वास्तव में पर्याप्त नहीं है। अगर वे मर जाते हैं तो उनमें उन कीड़ों की तुलना में खतरनाक क्या है ये जानने की अधिक सहज प्रवृत्ति होती है जो मरना नहीं चाहते। दूसरे शब्दों में मेरे पास लाभ की तलाश करने और नुकसान से बचने का कुछ सरल ज्ञान है। जहां तक उन उत्परिवर्ती प्राणियों का सवाल है जो सुनामी और तूफान पैदा कर सकते हैं, लिन मिंग वास्तव में उन्हें समझ नहीं पाया था। उन्हें देखना तो दूर की बात थी, इसलिए वो आसानी से निष्कर्ष नहीं निकाल सका। यह निश्चित रूप से संयोग नहीं है कि वह दोनों गोलार्धों की अत्यधिक दूरियों पर स्थित अमेरिकी और विषैले राष्ट्रों पर एक ही समय में इतनी सटीकता से हमला करने में सक्षम था। इसके अलावा पिछली दो टीमों ने लाबाई और फिलीपींस पर हमला किया था और अंत में तांग ए और बी के समुद्र में उत्परिवर्ती प्राणियों पर हमला करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि कोई बुद्धि नहीं थी। उनमें निहित रहस्य लिन मिंग को लगा कि शायद महान उत्तरी महासागर में प्रवेश करने के बाद जब उनका उनसे सामना होगा तो वह इसे समझने में सक्षम हो सकते हैं या हो सकता है। लिन मिंग ने अपने अधीनस्थों की स्थिति को समझते हुए इनके बारे में सोचा। उसने पाया कि मो काई और ओचर फेदर जिनलिन, किनचुन, मो चेन और जू फैंग के साथ उस किनारे पर आ गए जहां वह समुद्र में जाने वाला था और इंतजार कर रहे थे। गति सचमुच बहुत तेज है। लिन मिंग ने आह भरी और प्रगति की गति भी तेज कर दी। अंततः भोर होने से पहले लिन मिंग भी धुंध की पतली परत में किनारे पर पहुंच गया। हल्के नीले समुद्र की सफ़ेद लहरें लगभग चट्टानी समुद्र तट पर टकरा रही थीं। लिन मिंग ने पाया कि तट पर काफी संख्या में मानव हड्डियां जमा थीं तथा रंग बिरंगा कचरा और अपशिष्ट उत्पाद भी काफी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ये किसी भी तरह से अद्भुत समुद्र तट जैसा नहीं लगता, बल्कि यह किसी तटीय कब्रिस्तान जैसा लगता है। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। लिन मिंग समुद्री पक्षियों के अस्तित्व को नहीं देख सका। सच कहूं तो लिन मिंग ने इतने लंबे समय से एक भी समुद्री पक्षी नहीं देखा था और न ही उसे महसूस किया था। और यहाँ तक कि जमीन पर उत्परिवर्ती पक्षियों की संख्या भी जमीन पर मौजूद पक्षियों जितनी बड़ी नहीं है। ऐसा लगता है कि आभा पुनर्प्राप्ति के इस युग में पक्षियों का रहने का स्थान अत्यंत संकुचित हो गया है और सबसे अधिक खतरे में और कमजोर अस्तित्व बन गया है। और यह बात सच प्रतीत होती है। लिन मिंग ने अब तक जो सबसे शक्तिशाली एवियन उत्परिवर्ती प्राणी देखा है वह उसके हाथ के नीचे ये 4 विशाल पक्षी हैं। इस तट पर लिन मिंग भी वह सब कुछ अनुभव कर रहा था जिसे वह अधिकतम अवधारणात्मक सीमा के भीतर अनुभव कर सकता था। वो अब ये जानना चाहता है कि क्या बी और ए के ये समुद्री उत्परिवर्ती महान उत्तरी महासागर में भटक रहे हैं। मनुष्यों या अन्य उत्परिवर्ती प्राणियों के लिए ग्रेड ए या बी के वे उत्परिवर्ती प्राणी वास्तव में निराशा, भय और विनाश के पर्याय हैं। लेकिन लिन मिंग के लिए वे सिर्फ कुछ सुंदर विकास बिंदु और आध्यात्मिक ऊर्जा के स्रोत हैं। एक इस बात का इंतजार कर रहा है, क्या ये स्वादिष्ट भोजन नहीं है? लिन मिंग ने बहुत खुलकर सोचा। उसकी अपनी ताकत उसे इतना खुलकर सोचने की अनुमति देती है। आखिरकार ऐसा सिर्फ मजे के लिए नहीं बल्कि इंतजार कर रहा है। खास तौर पर उसके पास अभी भी कई फायदे हैं। लिन मिंग इन फायदों को बड़ी ताकत में भी बदल सकता है ताकि समुद्र में मौजूद उत्परिवर्ती जीवों को पता चल जाए कि पिता कौन है।
बेशक ऐसा नहीं था कि उसने इस बारे में नहीं सोचा था कि समुद्र में एस श्रेणी का कोई दानव राजा होगा या नहीं। आखिरकार समुद्र की तुलना में जो सभी पहलुओं में भूमि से कहीं बेहतर है, ये वास्तव में समझ में आने वाली बात है। लिन मिंग भ्रमित नहीं है। समुद्र की तुलना में भूमि पर नुकसान बहुत अधिक स्पष्ट है। समुद्र में जमीन से ज्यादा जगह है। अगर कोई मछली नीले तारे के चारों ओर तैरना चाहती है तो उसे सिर्फ आलस्य से ही परेशानी होती है। अत्यंत गहरी खायां, विशाल समुद्री तल, अनगिनत खाद्य पदार्थ, समुद्र में समाहित सर्वव्यापी आभा। ये कहा जा सकता है कि जब तक आप मरना नहीं चाहते तब तक मजबूत बनना बहुत आसान है। और तथ्य यही है कि सबसे पहले बी श्रेणी की राक्षसी आत्माएं इसी महासागर में खोजी गई थीं। मनुष्य, जिनके पास ऐसे शक्तिशाली समुद्री जीवों के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं है, उन्होंने भी आभा पुनर्प्राप्ति के युग के शुरुआती दिनों में अपनी सारी ऊर्जा जमीन पर लगा दी। आखिरकार उनके हथियार समुद्र में मौजूद उत्परिवर्ती जीवों के खिलाफ मूलतः बेकार हैं, जो समुद्र में गहरे गोता लगा सकते हैं और अत्यंत तेज गति से मुक्त हो सकते हैं। पिछली बार तांग गुओ इतने सारे ए और बी ग्रेड के लोगों को मारने में सक्षम था, क्योंकि वे लोग उतले पानी वाले क्षेत्र में बेवजह तैर रहे थे, जिससे तांग गुओ को उन्हें परमाणु बम से मार गिराने का अवसर मिल गया। तुलनात्मक रूप से कहें तो जमीन पर यह बहुत कठिन है। यह इस तथ्य से देखा जा सकता है कि पहली और दूसरी बी श्रेणी की राक्षसी आत्माओं की खोज अमेरिकी देश में तब हुई जब मनुष्यों को ये पता चला कि समुद्र में वर्ग बी के उत्परिवर्ती जीव हैं। बेशक चाहे वो लिन मिंग हो या उसके अधीनस्थ, वे मनुष्यों द्वारा भूमि पर पहली बी श्रेणी की खोज करने से पहले ही इस तरह के हो गए थे। लेकिन जरा गौर से सोचिए, अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी और खुद उसकी कोई निर्णायक हत्या और कटाई नहीं होगी तो उसके उत्परिवर्ती बांस की क्या स्थिति होगी। मुझे डर है कि जेन गोडोंग जब पहली बार वानजोहाय आएगा तो उसे पूरी तरह से मार दिया जाएगा। दूसरी बार आक्रमण करने वाले तोपखाने के सैनिकों का तो जिक्र ही क्या, तीसरी बार झाई की असाधारण सेना का आक्रमण भी हुआ, और आखिरी बार तो उन्होंने वानजोहाई को भी घेर लिया। धरती पर हर जगह मनुष्य रहते हैं और विभिन्न संसाधनों की दृष्टि से यह महासागर से बहुत कमतर है। उनके द्वारा लाए गए अधीनस्थों के समूह के अलावा अंदर कई बी क्लास हैं, और शुरुआत से लेकर वर्तमान तक भूमि पर केवल 4 बी क्लास उत्परिवर्ती जीव हैं। जमीन पर बांस के रूप में लिन मिंग को लगा कि यह वास्तव में बहुत कठिन था। उन्होंने ये भी कल्पना की कि यदि वो मछली होते और अभी भी वर्तमान व्यवस्था उनके पास होती तो शायद वो बहुत पहले ही टियर 5 और टियर 6 में होते। मानव जाति के सबसे बड़े दुश्मन के बिना इस तरह के विकास की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधे समुद्र में विस्तार करना अच्छी बात नहीं है। यही कारण है कि लिन मिंग को लगता है कि समुद्र में एस ग्रेड का एक दानव राजा है। जब तक वे बहुत ज़्यादा मूर्ख नहीं होंगे तब तक कुछ लोग तो रहेंगे ही, है ना? ये सोचते हुए लिन मिंग समुद्र तट के पास पहुंचा। आकाश अभी भी उज्ज्वल है और समुद्र से उठती सफ़ेद धुंध भी उसकी आकृति को छिपा रही है। बेशक लिन मिंग के लिए यह विश्वास करना असंभव है कि प्रकृति का कोहरा उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से छिपा सकता है। जब से वह इस पड़ोस में आया है, लिन मिंग घने कोहरे के निर्माण की शक्ति को चला रहा है। ये भी अपने असली शरीर को छिपाने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि इस समुद्र तट पर पहुंचने से पहले ऐसा लगता है कि समुद्र में उत्परिवर्ती जीवों को भी उसकी उपस्थिति का पता लगता है, और उनमें से कई ने पहले से ही स्वागत अभिव्यक्तियां की हैं। धुंध में अनगिनत लहरों के नीचे से निकले कठोर खोल वाले केकड़े धीरे धीरे इकट्ठा हुए। समय के साथ इनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई है। इनकी लंबाई लगभग आधा मीटर होती है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये साधारण केकड़े नहीं हैं। लिन मिंग को समझ नहीं आया, क्या तुम खुद पर हमला करने आ रहे हो, सिर्फ इन सड़े हुए टमाटर जैसे बदबूदार पक्षी के अंडों पर? क्रिकेट ने रॉकेट को रोक दिया, इसके बारे में क्या? मूल रूप से बांस की जड़ों का उपयोग उन केकड़ों को साफ करने के लिए करना चाहते थे जो अभी अभी मंच पर आए थे, लेकिन गेरू के पंख पर उत्सुक यिनलोंग किंचुन को हवा से उतरते देखने के बाद उन्होंने फिर से अपना विचार बदल दिया। यिनलोंग किंचुन छोटे प्यारे सांप के युग में अब तक उसका अनुसरण कर रहा है। ये कहा जा सकता है कि वह उनके सबसे वफादार अधीनस्थ हैं। लेकिन चूंकि इस उत्पाद में 2 पंखों की एक जोड़ी है, जिसे लगभग उसी तरह कहा जा सकता है जैसे कि 2 पंख नहीं हैं, ऐसा लगता है कि हाल की गतिविधि वास्तव में अधिक नहीं है। ये भी कहा जा सकता है कि अस्तित्व की भावना बहुत मजबूत नहीं रही है। इसके लिए कई कारण हैं। जब यिनलोंग किंचुन एक छोटा सा सांप था तो उसकी गति और चपलता की गारंटी दी जा सकती थी, और उसका जहर भी कुछ काफ़ी पदानुक्रमित आक्रामक साधनों के रूप में काम कर सकता था। चाहे इसका उपयोग मुख्य हमले, उत्पीड़न या सहायक के रूप में किया जाए, इसकी अपनी जगह है। लेकिन जैसे जैसे ये पहले स्तर तक विकसित होता है और इसका आकार बढ़ता है, इसके अंग बढ़ते हैं, यिनलोंग किंचुन की गति और चपलता समाप्त हो जाएगी और यह मूल रूप से हाथापाई में एक भूमिका निभाएगा। जैसे जैसे अंग धीरे धीरे मजबूत होते गए और गति धीमी होती गई, उसकी पीठ पर छोटे पंखों की जोड़ी ने 2 भूमिकाएं निभाईं। लिन मिंग उम्मीद करता है। और सजावटी
सच बताने के लिए लिन मिंग वास्तव में अपने अधीनस्थों के बीच एक ड्रैगन अधीनस्थ देखना चाहता है और एकमात्र उम्मीद चांदी के ड्रैगन किंचुन लगती है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इस उत्पाद को अब अधिक उपयुक्त रूप से सिल्वर लिजर्ड कहा जाना चाहिए। इस समय तट पर घनी भीड़ वाले केकड़े थे, वे सभी सियान लाल या नीले केकड़े थे। लिन मिंग ने उनके 8 पैरों के लगातार टकराने से होने वाली पॉप की आवाज़ सुनी और उनके अनगिनत जोड़े चिमटे को देखा और फिर उस फीकी आभा को महसूस किया जो उन्होंने विकीर्ण की थी। वह जानता था कि चांदी का ड्रैगन किंचुन जो उसे देख रहा था किसी भी समय केकड़ा सेना को प्रभावित करने के लिए बाहर कूदता हुआ लग रहा था। जाओ, लिन मिंग ने यह आदेश दिया कि वह दूसरे रैंक और 9वें स्तर पर पहुंच जाए, सफलता को पूरा करने वाला हो और एकलास दानव राजा का अधीनस्थ बन जाए। हाँ गुरुजी, यिनलोंग किंचुन ने झेन्यू से ऊंची छलांग लगाई और तुरंत अपनी पीठ पर पारदर्शी पंखों को फिल्म की तरह फैला दिया। विशाल चांदी जैसा शरीर हवा में धीरे धीरे फिसल रहा है और उसके मुंह से अजीब गहरे हरे रंग का विष भी निकल रहा है। लिन मिंग को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विष सीधे तट पर मौजूद केकड़ों तक नहीं पहुंचा बल्कि हवा में ही असीमित मात्रा में फैल गया। यिनलोंग किंचुन ने अचानक अपने पंखों से हवा को जोर से थपथपाया जिससे अनगिनत छोटे बवंडर बन गए और जब बवंडर विष में शामिल हो गया तो उसने उन्हें विष तूफान में बदल दिया। अनगिनत विष तूफान तट पर उतरे और सभी उत्परिवर्ती केकड़ों को एक एक करके जमीन पर लुढ़का दिया। लिन मिंग ने देखा कि उन हरे जहरों ने अनगिनत छोटे बवंडरों को गहरे हरे रंग में बदल दिया था और वे केकड़े www.mtlnovel.com इन छोटे बवंडरों के हमले के तहत हवा की तरह वाष्पित हो गए। बकवास, अत्यधिक संक्षारक और जहरीला, ठीक है यह वाला। लिन मिंग ने देखा कि तट पर केकड़ों की संख्या बहुत तेजी से घट रही थी और यिनलोंग किंचुन भी हवा में मंडराने लगा। हालांकि लिन मिंग को अचानक एहसास हुआ कि लहरों के भीतर समुद्र की गहराई से एक अधिक शक्तिशाली बल लगातार हमला कर रहा था। ज्यादा समय नहीं लगा, एक एक करके लगभग 1 से 5 मीटर आकार के खोल वाले बड़े केकड़े तट पर दिखाई देने लगे। लेकिन ऐसा लगता है कि यह खत्म नहीं हुआ है। यह एक कमांडर की तरह है जो 5 मीटर आकार का है और एक सामान्य हाथी से बहुत बड़ा है। कई काले कैंसर केकड़ों ने अपनी बड़ी चिमटी खोल दी है। तट से आते रहो। सी प्रतीक्षारत और काले वाले टूटने वाले हैं और बी प्रतीक्षारत बनने वाले हैं। लिन मिंग फिर से आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। समुद्र में यह उत्परिवर्ती प्राणी वास्तव में अपमानजनक है। लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? खुद ही करो, बस उन्हें ले जाओ। या लिन मिंग ने किंचुन को देखा जो आकाश में गोते लगाने लगा था। उसे पता था कि यह छोटा लड़का लंबे समय से ऐसे पल का इंतजार कर रहा था। बहुत खूब। एक लंबी गर्जना के साथ धुंध के ऊपर चांदी सफेद ड्रैगन ने अपने पतले पंखों की जोड़ी को यथासंभव फैला दिया जबकि अंग समानांतर बने रहे। एक बमवर्षक की तरह तट पर कैंसर समूह की ओर बढ़ रहा था। साथ ही ये गहरे हरे रंग की एक पतली परत से भी ढका हुआ था जो कवच जैसा कुछ था। एक पल में यिनलोंग किंचुन केकड़े की लहर में घुस गया और फिर गहरे हरे रंग के पंख टोफू काटने की तरह मध्यम आकार के कैंसर में बह गए। लिन मिंग ने पाया कि जहां केकड़ों के पंखों को काटा गया था वे आसपास के क्षेत्र को बहुत तेज गति से जंग लगा रहे थे और जल्दी ही कैंसर के पूरे शरीर को एक अजीब हरे रंग के झाग से ढक दिया। कर्क राशि के लोग शांत बैठना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपनी पतली आंखें आकाश में उड़ते ड्रैगन पर टिका दी जिससे आभा उत्तेजित हो गई और पानी और हिमखंडों की परतें आसमान में ऊपर उठ गईं और सीधे आकाश में हरे रंग की आकृति पर जा पहुंची। हालांकि किंचुन जो उड़ान और ग्लाइडिंग में अधिक से अधिक कुशल होता जा रहा है उसने भी तेज गति और अधिक चुस्त चाल के साथ इन हजारों हमलों से परहेज किया और खुद को एक हरे रंग की किरण में बदल दिया। कोहरे में लगातार नए कैंसर हरे बुलबुले में बदल रहे हैं और आकाश में किंचुन अथक रूप से अपने जीवन का लाभ उठा रहे हैं। लड़ाई का समय बहुत लंबा नहीं है। लिन मिंग को जल्द ही पता चला कि तट पूरी तरह से हरे झाग से ढक गया था और वे कैंसर केकड़े जो बड़े चिमटे लेकर आए थे पूरी तरह से गायब हो गए थे। अभी शोरगुल से भरा तट मृत मौन बन गया है और यिनलोंग किंचुन ने भी अपनी शक्ति से केकड़ा ज्वार से लड़ने का ये कारनामा पूरा किया। लिन मिंग के बगल में ग्लाइडिंग और लैंडिंग की जैसे कि इनाम की प्रतीक्षा कर रहे हों अपना सिर नीचे कर लिया। लिन मिंग ने बांस की शाखा आगे बढ़ाई और किंचुन को इनाम दिया। ये याओ क्योंग है जिसने लंबे समय से अपने अधीनस्थों को यह नहीं दिया है। दानव क्योंग जिसमें बहुत अधिक आभा है अपने अधीनस्थों को उत्तेजित करता है और उन्हें सभी पुरस्कारों से कहीं अधिक उत्तेजित करता है। किंचुन को याओ क्योंग पीते हुए देखते हुए लिन मिंग भी इसके परिवर्तन की प्रतीक्षा कर रहा है। इतने सारे सी क्लास दानव आत्माओं को मार डाला, पहले से ही दूसरे स्तरीय 9वें किंचुन तक पहुंच गया है और निस्संदेह तीसरे स्तरीय सफलता बिंदु तक पहुंच जाएगा। एक पल में अड़चन को तोड़ देगा। गर्जन। अचानक उसके नीचे चांदी सफेद ड्रैगन के मुंह से एक लंबी चीख सुनाई दी और जल्द ही लिन मिंग ने भी चांदी के ड्रैगन किंचुन के परिवर्तन को नोटिस किया।
मूल रूप से इसकी कुल लंबाई 5 मीटर से भी कम थी, लेकिन अब हवा तेज हो गई है और पहले कमजोर दिखने वाले 2 पंख भी समग्र शरीर में परिवर्तन के कारण मजबूत और चौड़े हो गए हैं। पिछले पैरों की मांसपेशियां गुब्बारे की तरह बढ़ती हैं और मजबूत हो जाती हैं, और किंचुन की खड़े होने की मुद्रा पहले चारों पैरों पर खड़े होने से बदलकर अब पिछले पैरों पर खड़े होने में बदल गई है। जहां तक अग्रपादों की बात है, वे ज्यादा छोटे नहीं हुए हैं। इसके विपरीत मांसपेशियां भी काफी उभरी हुई हैं, जिससे वे बेहद मजबूत हो गई हैं। चमकदार चांदी सफेद शल्क अब सफेद बर्फ के टुकड़े की तरह शुद्ध और दोषरहित हैं, लेकिन शल्क पहले की तुलना में कहीं अधिक परिष्कृत हैं, एक चिकने दर्पण की तरह। आंख के कोने से लेकर पूंछ तक हल्का हरा रंग फैला हुआ है। अब किसी कारण से ये 2 लंबी मूंछें बन गई हैं, जो पूंछ की दिशा में लटक रही हैं। लिन मिंग ने यह भी पाया कि इस लड़के के सिर के ऊपर वास्तव में लगभग आधा मीटर लंबा एक सींग था, जो पहले की तुलना में बहुत अधिक सुंदर लग रहा था। विकसित और अधीनस्थों में मैं फिलहाल प्रथम श्रेणी 3 पर नजर रख रहा हूँ। टियर 3 मुझे भी इस तक पहुंचने में काफी समय लगा, लेकिन अधीनस्थों के लिए ये खुद की तुलना में थोड़ा सरल लग रहा था और स्वर्ग और पृथ्वी के परिवर्तन जैसा कोई दृश्य नहीं था। यह उसके शरीर के आकार को बदलने और उसकी समग्र शक्ति में सुधार करने जैसा है। लिन मिंग के शब्दों में, इसमें कोई ध्वनि और प्रकाश प्रभाव नहीं है। हालांकि अधीनस्थों के विकसित होने के बाद जैसे जैसे उनका स्तर बढ़ता जाएगा, उनकी जाति भी ऊंची होती जाएगी। ये भी लिन मिंग के लिए एक तरह की विशेष खुशी है। वर्तमान यिनलों किंचुन की तरह दौड़ भी एक जहरीला आकाश और रक्त आंख बन गई है। कहा कि अच्छा हुई 500 साल से एक अजगर में बदल गया है, वह केवल एक कदम के बाद सीधे क्यों आया? लेकिन इससे पहले कि उस छोटे प्यारे सांप के अंग और पंख उगते, ये वास्तव में एक छोटा चमत्कार था। अब ये छोटा सा चमत्कार किंचुन के परिवर्तन के बाद पूरी तरह से एक महान कारण बन गया है। लिन मिंग ने भावुक होकर आह भरी। न केवल वो मजबूत होता जाता है, बल्कि जैसे जैसे उसके अधीनस्थ मजबूत होते जाते हैं, उसके दिल में भी उत्साह और खुशी की भावना होती है, और इसमें उपलब्धि की भावना भी होती है। जरा सोचिए, किंचुन अभी भी छोटे प्यारे सांप के युग में था। शुरुआत में ये सिर्फ कुछ सेंटीमीटर लंबा था, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय के बाद यह एक सिल्वर ड्रैगन में बदल गया है। इस तरह के परिवर्तन को देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। इस समय जहरीली रक्त आंख जियाओ किंचुन ने अपनी पुतलियों से उसे देखा, जो एक बड़े माणिक की तरह दिख रही थी, और धीरे से फुसफुसाया, अपने स्वयं के परिवर्तनों से काफी प्रसन्न महसूस कर रहा था। यह उनका पहला टियर 3 अधीनस्थ है। अब फैंग जियो के नेतृत्व में ऐसे कई अधीनस्थ नहीं हैं जो दूसरे और 9वें रैंक में प्रवेश कर चुके हैं। पांडा मोटा, 7 भेड़िए, 4 विशाल पक्षी, पहाड़ पार करने वाला सफेद गेंडा और सुनहरे तराजू, ये सभी हाल ही में टूटने वाले हैं। इसके बाद उसके पास टियर 3 अधीनस्थों का एक समूह होगा। उसके लिए ये कीमती और शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति भी पूरे ब्लू स्टार को नियंत्रित करने की उसकी सबसे बड़ी गारंटी बन जाएगी। हालांकि इस समय ये बहुत जरूरी नहीं है। विशाल उत्तरी महासागर के दूसरी ओर अमेरिकी देश में अभी भी डेस्टिनी सोसाइटी के अवशेष मौजूद हैं। उन्हें नष्ट करने से पहले ब्लू स्टार के सभी प्राणियों को अपने अधीन घुटने टेकने देने की यात्रा को शुरुआत नहीं माना जा सकता। पुनः तट की ओर देखने पर हरे बुलबुले अभी भी मौजूद हैं, लेकिन वे बहुत छोटे हैं। किंचुन के विष ने न केवल इन कैंसर केकड़ों के मांस को नष्ट कर दिया, बल्कि पूरे शरीर के अत्यंत कठोर कवच जैसे खोल को भी नष्ट कर दिया, जिससे कुछ भी शेष नहीं बचा। यह विष लिन मिंग द्वारा बनाए गए विष से भी अधिक क्रूर है। लिन मिंग मदद नहीं कर सका, लेकिन यह उत्पाद अब वास्तव में स्थिर है। यह एक ब्लॉकबस्टर है। आमतौर पर ऐसा लगता है कि इसमें उपस्थिति का ज्यादा एहसास नहीं होता। अब इसे देखते हुए किंचुन को अपनी ताकत दिखाने का मौका ही नहीं मिला। लिन मिंग ने पांडा पंगा के बारे में सोचा, क्या वह आदमी वैसा ही नहीं होगा? अगर उसने इसे तांग देश में अकेला नहीं छोड़ा, तो मुझे डर है कि वह इसकी कमान और समग्र नियंत्रण क्षमताओं की खोज नहीं कर पाएगा। और अन्य अधीनस्थों की भी अपनी अपनी प्रबल क्षमता है। लिन मिंग इस बारे में काफी आश्वस्त हैं। तेज हवा के झोंके के साथ मोकाई और उनके अधीनस्थ भी तट से कुछ ही दूरी पर उतर गए। गुरु, हम कहाँ जा रहे हैं? मोकाई ने विशाल महासागर को देखा और अपने गुरु लिन मिंग से पूछा। लेकिन किंचुन को चांदी के ड्रैगन में बदलते देख वह काफी आश्चर्यचकित भी हुआ। स्याही कवच और गेरू पंख, आप में से प्रत्येक अपने साथियों के साथ अपने भाग्य को पूरी तरह से हराने के लिए मेरे साथ इस महासागर को पार करेंगे। हाँ गुरु, 2 विशाल पक्षी और उनकी पीठ पर बैठे उनके साथी जानते थे कि गुरु लिन मिंग जो अगली चीज उनके साथ करने जा रहे हैं वह एक युद्ध होगा। लिन मिंग के पास वास्तव में अगले कार्यों के लिए कुछ योजनाएं हैं।
इस यूरोपीय महाद्वीप पर रहने वाले अधीनस्थों का नेतृत्व फेंगलांग फेंगजी द्वारा विभिन्न आध्यात्मिक क्षेत्रों का पता लगाने और सबसे मजबूत उत्परिवर्ती प्राणियों को हराने के लिए किया जाएगा, और किसी भी समय मानव शहरों पर हमला करने और खोजने के लिए उनके आदेशों का पालन किया जाएगा। उनमें से भाग्य के पालौकिक और संबंधित आंकड़े पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे और इसी तरह, लेकिन उनका मुख्य कार्य अपने स्तर को ऊंचा और मजबूत बनाना है। यिनलोंग किंचुन को देखकर, जो उसके बगल में काफी बदल गया है, और सुनहरा अजगर जिनलिन, जो उसके चारों ओर घूमता रहता है और अधिक उत्साहित व्यवहार करता है, ऐसा लगता है कि पिछली योजना बदलने वाली है। सिल्वर ड्रैगन किंचुन के टियर 3 में विकसित होने के बाद यह नहीं दिखा कि इसकी उड़ान क्षमता कितनी शक्तिशाली है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका वर्तमान आकार अब वह नहीं है जो मोह कवच और गेरू उठा सकते हैं। आखिरकार किंचुन अब इन दो विशाल पक्षियों के लगभग बराबर आकार का हो गया है, और वजन भी निश्चित रूप से उनसे कहीं बेहतर है। इसके बाद अगर वह अमेरिका तक उसका पीछा करना चाहता है तो उसे दूसरे तरीकों के बारे में सोचना होगा। किंचुन मोकाई और ओचर से इस मायने में भिन्न है कि इसमें ऐसी कोई विशेष क्षमता नहीं है जिसे मनुष्य द्वारा खोजा न जा सके। हालांकि लिन मिंग आभा स्थिति के साथ उसे ढालने और उसके शरीर से आभा को खत्म करने की क्षमता का उपयोग भी कर सकता है, जिससे किसी भी आभा का पता लगाने वाले उपग्रहों की पहचान करना असंभव हो जाता है। फिर भी मानव पक्ष पर टोही विमान जैसी चीजें हैं, शायद साधारण उपग्रह, वे मैं हर समय इसका उपयोग कर रहा हूं। इस अबाधित महासागर के ऊपर यिनलोंग किंचुन के अस्तित्व को शायद ही विशिष्ट के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो किसी को भी यह बताना है कि ये ड्रैगन आकार का एक विशेष उत्परिवर्ती प्राणी है। ये तो तट के उस पार मिलने वाले भाग्य से ये कहने के बराबर है कि जल्दी भागो, कुछ लोग इधर आ रहे हैं। बेशक किंचुन को इस यूरोपीय महाद्वीप में रखने के लिए भी यही सच है। इस छोटे से आदमी का विशाल आकार निश्चित रूप से पूरे यूरोपीय महाद्वीप का ध्यान आकर्षित करेगा और किसी भी समय अलग अलग डिग्री से हमला किया जाएगा। तो फिर क्या किया जाना चाहिए? मास्टर, मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। किंचुन उच्च बुद्धि के साथ लिन मिंग के विचारों को देखा और जल्दी से निर्देश के लिए पूछा, मैं पानी में गोता लगा सकता हूँ और मैं समुद्र में दुश्मन को नहीं पता चलूंगा। गोता लगाओ, ये वास्तव में एक ड्रैगन है, तो मुझे समुद्र में जाने दो, लिन मिंग ने आदेश दिया और फिर मोकाई और यान यू आदि की ओर देखा। आप हवा में हैं और किसी भी समय मेरे निर्देशों को सुन सकते हैं। हाँ मास्टर। अपने अधीनस्थों को पूरा करने के बाद लिन मिंग ने अपने अधीनस्थों को भी आदेश दिया जो यूरोप के अन्य हिस्सों में लड़ रहे थे। उसके बाद बांस की जड़ें धीरे धीरे फैल गईं और तट पर हरे झाग को एक तरफ कर दिया। किंचुन के विष बहुत हिंसक थे। लिन मिंग की बांस की जड़ें जंग खाकर वाष्पित हो गई थीं, लेकिन नया जीवन बनाने की उनकी शक्तिशाली क्षमता ने सुनिश्चित किया कि ये विष उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बांस की जड़ समुद्र की लहरों में डूब गई और फिर तेजी से गहरे पानी में चली गई। लिन मिंग ने पाया कि उसकी दृश्य प्रणाली भी उसका पीछा कर रही थी। हवा में स्याही के कवच और गेरू पंख पहले ही उड़ चुके हैं, पश्चिम की ओर उड़ गए हैं और बादलों में गोता लगा चुके हैं, और किंचुन भी उसके कदमों पर चलते हुए समुद्र में प्रवेश कर गया। मुझे कहना होगा, इस उत्पाद को 3 डेक उत्पाद माना जा सकता है। हवा को इसका मुख्य युद्ध क्षेत्र माना जाना चाहिए। इसके चौड़े पंख इसे लगातार हवा में उड़ने और फिसलने की अनुमति देते हैं। ये हवा और जमीन पर दुश्मनों से लड़ने के लिए हमले के साधन के रूप में विषैले और वायु तत्वों का भी उपयोग करता है। कहने की जरूरत नहीं है, जमीन पर हालांकि शरीर बहुत बड़ा है और थोड़ा बोझिल दिखता है, लेकिन वास्तव में इस उत्पाद की रक्षा को बहुत मजबूत किया गया है, और ये तथ्य कि यह किसी भी समय उड़ान भर सकता है, जमीन पर दुश्मनों को पागल कर देगा। जहां तक इस पानी का सवाल है, मैंने किंचुन के अंगों को पीछे की ओर मुड़ते हुए देखा। उसका विशाल शरीर लगातार झूल रहा था और उसकी पूंछ के पास 2 हरी चीजें अब रिबन की तरह तैर रही थीं। तैरते समय लगातार आकार बदल रही थीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दिशा समायोजित करने जैसा कुछ हो रहा था। समग्र गति हमेशा एक समान रखी गई है, मानो वो जानबूझकर मेरा पीछा कर रही हो। लिन मिंग ने पाया कि यह सामान हवा और जमीन की तुलना में पानी के लिए अधिक उपयुक्त है। अत्यंत मजबूत बांस की जड़ें समुद्र के नीचे नरम रेत में घुस गईं और साथ ही वे गहराई के अनुसार समग्र लंबाई को समायोजित करती रहीं। फिरोजा नीले पानी की गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाती है, लेकिन रंग भी धीरे धीरे बदलता जाता है। जबकि लिन मिंग आगे बढ़ता रहा, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से बहाल करने के लिए नए जीवन को बनाने की क्षमता का भी इस्तेमाल किया। इस समुद्री क्षेत्र में यात्रा करने का मूल तरीका उपयुक्त नहीं है। यद्यपि पानी में आगे बढ़ने के लिए मजबूत बांस की जड़ों का उपयोग करना संभव है, लेकिन समुद्र का इलाका जमीन की तुलना में कहीं अधिक ऊबड़-खाबड़ है। इसके अलावा इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ना शायद ज़्यादा तेज नहीं है। लिन मिंग ने अब सीधे तने पर चलने के मूल तरीके को बहाल कर दिया है, और निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सापेक्ष तैयारियां भी की हैं। समुद्र में अंतर्धारा के प्रभाव को कम करने के लिए बांस की अधिकांश शाखाओं को काट दिया गया,
लिन मिंग ने एक ही समय में 2 बांस की जड़ों को भी अलग कर दिया ताकि किसी भी समय हमला करने या बचाव करने के लिए तैयार रहें। समुद्र में उत्परिवर्ती जीवों की संख्या को केवल अनेक ही नहीं कहा जा सकता। लिन मिंग की धारणा में इस 2000 किलोमीटर के दायरे में समुद्र में अकल्पनीय संख्या में उत्परिवर्ती जीव हैं। चाहे वो मछलियां हों, क्रिस्टेशियन हों या मोलस्क हों, वे इस विशाल सागर में हर जगह फैले हुए हैं। लिन मिंग के लिए उसका लक्ष्य वास्तव में बहुत स्पष्ट है। उसे निम्न रैंकिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। भले ही आप 10,000 उत्परिवर्ती प्राणियों को मार दें जो अभी अभी रैंक में आए हैं, तो भी दूसरे रैंक को सीधे मारना बेहतर है। और दूसरी और तीसरी श्रेणी के जीवों को देखते हुए, जिन पर पिछली बार तांग गुओ ने परमाणु बम से हमला किया था, समुद्र में कुछ से अधिक उत्परिवर्ती जीव होने चाहिए। समुद्र का रंग धीरे धीरे हल्के नीले से गहरे नीले रंग में बदल गया और फिर गहरे नीले से गहरे रंग में गहराई बढ़ने के साथ साथ सूर्य की रोशनी भी धीरे धीरे गायब हो गई। हालांकि यदि आप इसे दृश्य प्रणाली से देखें तो पानी में गंदगी लिन मिंग की कल्पना से परे है। इसलिए सभी चीजों की आभा को पुनर्निर्माण करने की उनकी क्षमता यहाँ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। समय समय पर कुछ दरारों से बर्फीली ठंडी फुहारें फूटती हैं तथा गर्म पानी बह निकलता है। लिन मिंग ने पाया कि समुद्र तल पर समुद्री घास और शैवाल जैसे जीव बड़े और डरावने थे और समय समय पर वहां छोटी मछलियां और अन्य चीजें होती थीं जो तैरकर बाहर नहीं आती थीं। लिन मिंग को लगा कि अब तक ये लगभग 2 किलोमीटर की गहराई तक गिर जाना चाहिए था। इस समय उन्होंने ये भी महसूस किया कि इस विशाल महासागर बेसिन में उत्परिवर्ती प्राणियों का एक समूह अत्यंत तेज गति से यहाँ आ रहा था। ये है जो उत्परिवर्ती प्राणी उसका स्वागत करने आए थे, उनके लिए लिन मिंग तुरंत लड़ने के लिए तैयार था। अप्रत्याशित रूप से पहला बड़ा भोजन बहुत धीरे धीरे आया।